सो हेलो बच्चा लोग, हेलो बेटा, वेलकम टू द वन शॉट ऑफ द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के वन शॉट के अंदर हम लोग फटाफट 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 कवर करेंगे कि हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से बेसिक आइडियाज जो एग्जाम में जरूरी हैं हम लोगों को वो कवर करेंगे। फटाफट आ रहा हूँ मेरे साथ, ठीक है। स्टार्ट लेंगे हम लोग बेटा एक पहले हिस्से से जिसमें हम लोग बात करेंगे। लेट्स गो फॉर द कॉसल एंड ल्यूइस थ्योरी। ये बेटा वो थ्योरी है जिसने बेसिक रेडी किया था कि व्हाई थिंग्स आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। चीजें रिएक्ट ही क्यों करती हैं एक दूसरे के साथ, इसने कवर अप किया था बेटा, ठीक है। तो मैं आपको इसके कुछ कुछ मेन पॉइंट्स फटाफट कवर करवा देता हूं, जल्दी आ जाओ। कॉसल ल्यूइस थ्योरी के मेन मेन पॉइंट्स। कॉसल ल्यूइस थ्योरी का पहला पॉइंट, इसने केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट को राइज करवाया था बेटा। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब लोग एक दूसरे से रिएक्ट ही क्यों करते हैं। आपने किस तरह की, कितने टाइप की बॉन्डिंग कभी लाइफ में पढ़ी है। जैसे हम सबने पढ़ी है बेटा ए टाइप की बॉन्डिंग, मतलब हम सबने पढ़ी है आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है बच्चा लोग? आयोनिक बॉन्डिंग होती है, हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, व्हेनेवर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी टेक्स प्लेस होगा उसको हम आयोनिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम सब ने कभी पढ़ा है, लाइक मेरे पास Na है, मेरे पास Cl है, फाइन। Na contains Na contains one electron in the outermost shell, while the Cl contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons in the outermost shell. Sodium wants to donate that electron to the Cl, and in that case इस हिस्से में बेटा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड के नाम से जाना करते हैं, फाइन। दूसरा है बच्चा हमारे पास दूसरे टाइप की बॉन्डिंग जो हम लोगों ने कभी 10th क्लास में शुरुआत की थी, जिसको हम लोग नाम जानते हैं जिसका बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या थी? कोवेलेंट बॉन्डिंग देखें जरा। कोवेलेंट बॉन्डिंग हुआ करती थी बेटा जब हम सब ये पढ़ते थे कि हमारे पास, मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती थी सर, कि हमारे पास मान लीजिए जी कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने हुआ करते थे, हाइड्रोजन बाहर से आता था, हम लोग हाइड्रोजन के क्रॉस को सर्कल पूरा कर देते थे। ये हम सब 10th क्लास में करते आए हैं बेटा, है ना। ये हम सब 10th क्लास में करते आ रहे हैं, तो ये हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग नाम से जानता है। जैसे यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ते थे बच्चों? वर्ड, यहाँ पे हम लोग वर्ड पढ़ा करते थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ा करते थे यहाँ पर, फाइन। तीसरी तरह की बॉन्डिंग जिसके बारे में बच्चे को पता होना चाहिए, जो यहाँ पे बेसिकली नया वर्ड है, तीसरी टाइप की बॉन्डिंग जो स्टूडेंट को देख लेनी चाहिए वो होती है बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, सबसे पहले फटाफट इस चीज को कवर करो कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सामने वाला एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन मैं रखूंगा, और हम दोनों इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके चलेंगे। जब उसको जरूरत पड़ेगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करूंगा। इसे हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा? इसे हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, फाइन। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो ये बॉन्डिंग हो रही है हमारे बीच में, ये शेयरिंग बेसिस पर चलती है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, ना उसकी तरफ जाएंगे ना मेरी तरफ आएंगे, कंप्लीटली फाइन। लेकिन जब मैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं, तो सपोज करो मेरे पास इस कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर मेरे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग करने के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है, तो सामने वाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने लेकर आएगा और कोवेलेंट बॉन्ड बना के उन इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखेगा। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल लेते हैं तो सेंस करेंगे आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए ऐसा है, एक अमोनिया है बेटा जिसके पास लोन पेयर है, और दूसरी तरफ मेरे पास हाइड्रोजन है बेटा जो कि पॉजिटिवली चार्ज, फाइन। अब होगा क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके पास एक्स्ट्रा है। अब अगर ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखे और कुछ ऐसा बना ले बेटा, इससे क्या होता है? नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाते हैं। इस सब को हम जानते हैं बेटा, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एज अ अमोनियम आयन बचपन से जानते हैं। तो ये अमोनियम आयन तभी बनता है जब एक इसमें से ये वाला जो बॉन्ड है, इसको कहते हैं बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक तो ये बात याद रखनी है। फिर मुझे इस थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है जब बच्चे से हम ये डिस्कशन करते हैं कि व्हाई वी आर मेकिंग दीज बॉन्ड्स। चीजें दूसरों से रिएक्ट ही क्यों करती हैं? व्हाई, क्यों रिएक्शंस होते हैं, चीजें क्यों केमिकल बॉन्ड बनाने जाती हैं। तो उसका एक छोटी क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग कहा करते थे ऑक्टेट रूल।
ये मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। क्यों? एक्चुअली ऑक्टेट रूल ना बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑक्टेट रूल हर हाल में क्या करता था? ऑक्टेट रूल हमें ये समझाता था कि कोई चीज कैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किया करेगी अपने पास, है ना। अब ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं यार कि चीजें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का ट्राई करेंगी। जैसे अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉल्ड ऑक्टेट रूल, आप समझते ही क्या वैसे? तो बच्चा मेरे को कहेगा सर एवरी एलिमेंट विल ट्राई टू मेक 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने में लगे हुए हैं। इसको हम लोग क्या नाम दे दिया करते थे? ऑक्टेट रूल नाम दे दिया करते थे बच्चा ये लोग इसको। अब दिक्कत वाली बात यह है कि चलो ठीक है सर ऑक्टेट रूल समझ में आ गया, पर दुनिया का हर एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर पा रहा यार। मैं आपको इसकी लिमिटेशंस बताता हूं जो मेजरली स्टूडेंट को याद रखनी है। दुनिया का हर एलिमेंट नहीं कर पा रहा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। लिमिटेशंस ध्यान दो। लिमिटेशंस कौन कौन सी थी? पहली लिमिटेशन बेटा, पहली लिमिटेशन वाज हाइड्रोजन गैस। आप लोग मुझे बताओ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर पा रहा है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स यार। तो 8 का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना यहां पर। हाइड्रोजन एटम सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर पा रहा है? हाइड्रोजन एटम सिर्फ पूरे कर पा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेटली लिमिटेशन में होगा ना। सेकंड सेकंड लिमिटेशन आप रखो बेटा इसमें, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स जिन्हें हम मानते हैं। जैसे कई एलिमेंट दुनिया में ऐसे हैं बेटा जिनके आप सेंट्रल एटम को देखोगे तो वो 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पूरे कर जाते हैं। कौन होते हैं ऐसे? देखें जरा एक बार। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखने वाले बेटा, एक तो PCl5 हो गया। आप फास्फोरस के अगर इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेंगे ना तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे फास्फोरस के बॉन्डिंग के अंदर इसके। सल्फर हेक्साक्लोराइड यानी कि SF6 भी एग्जांपल है, और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे आप सल्फर के इलेक्ट्रॉन पूरे करोगे ना, अगर 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे सल्फर के। सो द पॉइंट इज ये आगे निकल गया बच्चा। फिर हमारे पास बेटा ऐसे ही आते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, कई ऐसे एलिमेंट हैं जो 8 नहीं पूरे कर पाते, 6 में 4 में पूरे हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल्स हैं बच्चा लोग BCl3, ठीक है, वी कैन हैव AlCl3। ये लोग गुड एग्जांपल्स हैं क्योंकि बोरॉन, जैसे मैं सिंगल एग्जांपल लेता हूं, बोरॉन है बेटा, बोरॉन का स्टूडेंट ने ऐसे करा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, 8 तो नहीं हुए ना। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए तो इसको किस कैटेगरी में आना चाहिए बेटा? इसको आना चाहिए इस कैटेगरी में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के अंदर। फिर एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली, मैं इसका एक एग्जांपल तुम्हें बढ़िया सा दूं। यहां लेते हैं इसका एग्जांपल। सुनो बेटा, मैं अगर आप लोगों को कहूं, एक एग्जांपल देखना बच्चों। जैसे ना एक मॉलिक्यूल है जिसको हम सब जानते हैं नाइट्रो के नाम से। जैसे मान लीजिए N है, एक डबल बॉन्ड इस तरफ, एक सिंगल बॉन्ड उस तरफ, पता है। इसको अगर हम देखें तो इसके यहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। मतलब आप अगर ये समझो कि बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके यहाँ पे एक अकेला ऑड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ज्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी है बेटा, ठीक है। वही नाइट्रो डाइऑक्साइड गैस है, NO2 गैस है, जो ब्राउन कलर की हमें कभी पढ़ने को मिली थी 10th क्लास के अंदर। जो ब्राउन कलर गैस थी ना वो यही है। इसका एग्जांपल याद रखना कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज सर ने कही थी वो ये है बेटा, ठीक है। चलो, अब ये था इसका बेस कि थ्योरी आपको क्या समझाना चाहती है, क्या कन्वे करना चाहती है ना। फिर आते हैं अब कुछ कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं इसके। अब मान लीजिए स्टूडेंट को क्या कवर करना है। स्टूडेंट ने ये देखा सर कि हम लोग अगर कॉसल ल्यूइस थ्योरी को अब आगे बढ़ाएं, है ना, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं, तो क्या करना है सर? अरे यार देखो, सबसे पहला काम तो पता है क्या था? सबसे पहला काम तो स्टूडेंट में ये है भैया कि उसको ना जाकर पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर आने चाहिए बनाने। देखो, आई नो यू मस्ट हैव योर ओन मेथड ऑफ मेकिंग द ल्यूइस स्ट्रक्चर। आपके पास अपना पक्का कोई ना कोई तरीका होगा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का, बट एक वे आउट तो हमें कॉमन सीखना पड़ेगा ताकि जिससे चैप्टर थोड़ा सा इजी हो सके, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लेके चलता हूं देखना जरा। देखो, सबसे पहले तो व्हाट वी आर डूइंग हियर राइट नाउ, वी आर डिस्कसिंग हाउ टू मेक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा काम फटाफट इसको कर लें। देखो बच्चा लोग, मैं फटाफट ये समझा के मैं आपको इसके बाद VSEPR पे ले जाऊंगा।
VSEPR डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं छोटे छोटे जो बीच के टॉपिक्स है ना, जैसे डाइपोल मूवमेंट है वो बीच में ले आऊंगा, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको फटाफट कवर करें, उधर हाउ टू मेक द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, अब देखो सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें कवर करना है वो ये है कि ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ए पॉइंट एक मैं कवर कर रहा हूं। ए पॉइंट ये ध्यान रखना बेटा कि जब भी तुम किसी मॉलिक्यूल का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप सबसे पहले काउंट करोगे, काउंट नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, एक अमोनिया है जैसे बेटा, अब अमोनिया में आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अगर मान लीजिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे, नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस होते हैं 7, एक हाइड्रोजन पे एक होता है, टोटल 3, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हुए। मैं गलत कर गया हूं बेटा, देखो यहां पर अब गलत क्या कर गया हूं, आप नोटिस करो, नाइट्रोजन के टोटल होते हैं 7। अब मैंने ऊपर स्पेशली लिखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं सिर्फ, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 5, उसके साथ 3 हाइड्रोजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे काउंट करोगे वो होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं बेटा इसके सेकेंडरी हिस्से पे। सेकेंडरी हिस्सा, जैसे मैं बी पॉइंट को लेके चल रहा हूँ, स्टूडेंट ने बी पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। सबसे पहले बच्चा मेक करेगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये होता है एडजस्ट ऑल दी, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो ऑल दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बाहर बाहर के सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन सबको एडजस्ट करो और बॉन्डिंग बनाओ इनकी बढ़िया बढ़िया सी। फाइन, उसके बाद सुनो तीसरा स्टेप, अभी इसको सबको कवर करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। तीसरा स्टेप, अगर तुम्हें लगता है कि सिंगल बॉन्डिंग ने मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी है, ठीक है, देन गो फॉर डबल, और डबल पे भी ना लगे तो गो फॉर द ट्रिपल बॉन्डिंग। मैं इस मेथड पे काम करता हूं इसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं, मजा आएगा, प्रैक्टिस करते हैं एक बार आओ। सबसे पहले मैं आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स पे लेके चलता हूं। जैसे लेट्स से स्टूडेंट ने मिथेन मॉलिक्यूल को पढ़ना है, तो फर्स्ट पे चलते हैं। लेट्स से स्टूडेंट मिथेन मॉलिक्यूल को कवर कर रहा है, ठीक है। अब मिथेन मॉलिक्यूल को हम कैसे कवर करेंगे देखें जरा। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा, मिथेन मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन के आउटर मोस्ट में, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन सर, ठीक है। फिल करना शुरू करो, कार्बन 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करो सर। इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे आप लोग तो ऐसा 1 2, अब ये बात मेरी ध्यान रखनी है, टोटल इलेक्ट्रॉन बांटने कितने हैं, इलेक्ट्रॉन बांटने टोटल 8, तो कैसे बांटोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन बांट दिए। अब आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर देने हैं। कैसे सर्कल ड्रॉ करने हैं, देखो हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल एंड कार्बन स्टेबल, सारे लोग स्टेबल हो गए। ये हम सब ने देखा हुआ है, जाना हुआ है बेटा। मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल उठाया, थोड़ा डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं। मैंने मॉलिक्यूल उठाया बेटा H2SO4, लेट्स से मॉलिक्यूल उठाया मैंने H2SO4। अब इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, देखिए जरा आओ। अब इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले लेट्स काउंट दी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन काउंट करने गए, हाइड्रोजन के हो गए जी 2 आउटर मोस्ट में, सल्फर होता है बेटा 16 एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट में हो गए 6 6, फिर ऑक्सीजन एक पे होते हैं 6, 6 4 जा 24, तो 24 8 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए डिस्ट्रीब्यूट करने लायक। तो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं करना क्या है बच्चा, सल्फर 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन मान लीजिए आप किसी भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एसोसिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर एक यहां कर देता हूं और एक यहां कर देता हूं। अब मेरी बात जरा कान खोलकर सुननी है। सर ने कहा है कि हर मॉलिक्यूल को, हर एटम के बीच में पहले एक सिंगल बॉन्डिंग को राइज करो, और ये बात ध्यान रखो, अपने पास डिसोसिएट, अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करने लायक इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चा लोग, अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रॉन है 32। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, लेट्स गो। अब मान लीजिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखे, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही हो गए। अब 12 के बाद अब देखो यहां पे अब इंपॉर्टेंट टास्क है,
सारे लोग सिंगल सिंगल बॉन्ड तो हो गए हैं। अब एक बात छोड़ने बहुत ध्यान से रखनी है याद कि ऑक्सीजन कैन नॉट मेक लेस देन 2 बॉन्ड, मतलब अगर वो न्यूट्रल रहना चाहता है तो कम से कम 2 बॉन्ड तो बनाएगा ना बच्चा वो लोग। अगर वो 2 बॉन्ड बनाएगा, एनी हाउ 2 बॉन्ड तो बनाएगा। तो अगर 2 बॉन्ड उसको बनाने हैं तो बच्चा आप लोग ये भी ध्यान करो, जैसे इसको इसके साथ अगर 2 बॉन्ड बनाने हैं तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स और रखने पड़ेंगे यहाँ पर। इसको भी 2 बॉन्ड बनाने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे मुझे यहाँ पर। इसको नहीं करना पड़ेगा, इसने एक बॉन्ड ऊपर बना लिया, एक बॉन्ड नीचे बना लिया, इसने भी एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, बात बन चुकी है। लेट्स गो फॉर इट, देखते हैं जरा क्या होगा। और हाँ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने 6 तो वैसे ही होते हैं उसके आउटर मोस्ट में, तो तुम हर जगह 8 8 भी पूरे करो क्योंकि अब उन्होंने बॉन्ड भी बना लिया है। तो लेट्स गो जरा देखें कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए हैं। 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 गो फॉर इट, हो गए स्टेबल। ठीक है, सल्फर के और दूसरे हमारे हाइड्रोजन के उस सर्कल्स बनाते हैं आओ जरा। हाइड्रोजन स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल, एंड सल्फर स्टेबल, ये मॉलिक्यूल्स हमारे बन जाएंगे। दिस इज हाउ यू गोना मेक द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ये बेसिक तरीका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का बच्चा लोग। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आएंगे, उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अभी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ फटाफट, क्योंकि बेटा हमने कवर करना है जल्दी से। तो मैं अभी आप लोगों को लेके चल रहा हूँ फटाफट एक ऐसे पॉइंट के अंदर जहां पे हम पहले ना एक इंपॉर्टेंट टास्क को कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड आर डायपोल मूवमेंट। एक्चुअली ना डायपोल मूवमेंट और वीएसईपीआर, मैं इनको ना साथ साथ पढ़ा के बड़ा कंफर्टेबल सा फील करता हूँ। तो हम एक काम करते हैं बच्चा लोग, हम लोग पहले ना एक काम करते हैं, पहले इसके बाद डाइपोल मोमेंट पे चलते हैं। बट एक छोटा सा डिस्कशन हम करके चलेंगे पहले यहाँ पर। और वो डिस्कशन क्या है, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू लर्न वन मोर थिंग हियर। पहले तो देखो जरा, देखना बच्चों एक बार, मैं चाह रहा हूं एक चीज और डिस्कस हो जाए बस। जैसे वाटर है यार, अब वाटर का आपको ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब अगर आप इसका ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑक्सीजन ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। 8 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं बेटा, आओ जरा बांटे 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, बेटा हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाने से रहा। तो बाकी के जो 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 हमने यहां लगा दिए, बाकी 4 कहाँ जाएंगे? बाकी 4 ऑक्सीजन के सरफेस पर रह जाएंगे। अब आई वॉन्ट टू कन्वे यू वन थिंग, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये ऑक्सीजन स्टेबल। अब बच्चों एक चीज नोटिस करो, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन है, इसके पास लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में हाइड्रोजन, ये लोग सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज लेट्स यूज दैट वर्ड नाउ, ये वर्ड आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए बेटा। ये लोग, ये कहलाता है लोन पेयर। क्या कहलाता है बच्चा? ये लोग लोन पेयर। और ये कहलाते हैं बेटा बॉन्ड पेयर्स, या फिर शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इनमें से कोई भी वर्ड यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आज के बाद अगर मैं आपको पूछूं कि पानी के मॉलिक्यूल के पास कितने लोन पेयर हैं, तो यू शुड से सर पानी के मॉलिक्यूल के पास दो दो लोन पेयर अवेलेबल हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं सर? बॉन्ड पेयर भी 2 ही हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। जैसे सपोज करो मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों को और बना के दिखाऊं, जैसे अमोनिया है बेटा, है ना। आप लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे ना सेम कॉन्सेप्ट से, तो आप अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा देखोगे। तो आप लोग ध्यान रखना, एक लोन पेयर है यहाँ पर, और ये तीनों लोग क्या हैं? 3 बॉन्ड पेयर्स हैं बच्चा लोग। यहाँ पे एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स आर देयर। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अभी हम बच्चा सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। देखो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर जब स्टूडेंट समझ लेता है, जब उसको पता लग जाता है हाउ टू मेक द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, तो अब इनकी रियल लाइफ यूजेज कहाँ है, इस पे जरा फंक्शनैलिटी लेकर आनी है। ठीक है, देखो अब चक्कर क्या है कि हमारी एक थियोरी है जिसको हम वीएसईपीआर थियोरी के नाम से जानते हैं। वीएसईपीआर थियोरी आपको क्या समझाती है, पहले इस पे वर्कआउट करो। वीएसईपीआर थ्योरी का मेन मकसद है आपको बताना दुनिया में जितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं वो सारे 2D नहीं है, 3D में भी हैं, तो उनकी शेप्स कैसी कैसी नजर आती हैं। तो फटाफट आओ जरा वीएसईपीआर थ्योरी से हम लोग एक बार शेप्स को डिस्कस कर लें। ठीक है, आ जाओ बच्चा। सो दिस इज वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। आई फील लाइक दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस बेटा, क्योंकि मैं अब इसको फटाफट में कवर करने वाला हूं, तो आप लोग जरा ध्यान देना, मैं चीजें आपको याद करवाने के पर्सपेक्टिव में चल रहा हूं, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी क्या कहती है, ध्यान देना। देखो बच्चा, वैलेंस शेल थ्योरी कहती है, सबसे पहले बस एक पॉइंट याद रखना कि इस थ्योरी के हिसाब से, जो मेन पॉइंट याद रखना, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन हमेशा तगड़ा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और वो बॉन्ड पेयर के कंपैरेटिवली बॉन्ड पेयर सबसे वीक होता है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे तगड़ा होता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री एक्चुअली ना बेटा, अगर स्टूडेंट ध्यान से समझे तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट ध्यान देते हैं जिसको कहते हैं बेसिक ज्योमेट्रीज। बेसिक ज्योमेट्रीज, बेसिक ज्योमेट्रीज का मतलब होता है, हम लोग ये कवर करेंगे कि कितनी बेसिक ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। तो पहली बेसिक ज्योमेट्री जो कि पॉसिबल है वो होती है बेटा लीनियर ज्योमेट्री। अब स्टूडेंट ने याद रखना है बेटा, जब भी टीचर ने लीनियर वर्ड यूज किया वो कैसी शेप बनाएगा, ध्यान दो। सेंट्रल एटम, यहां पे बी, यहां पे बी, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल, और लीनियर वर्ड आते ही लीनियर शेप, एंगल, ये दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लीनियर शेप का कोई एक भी वेरिएशन अवेलेबल नहीं है, मतलब आप इसमें एक लोन पे लगाएं कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इसका सिंगल मॉलिक्यूल यही लर्न करना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ZnCl2 बनाने की कोशिश करते हो, BeH2 मॉलिक्यूल की शेप कभी टीचर पूछ लेता है बेटा, तो Be साइड में H, इधर H 180 डिग्री। प्लीज अभी टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को शॉर्टकट सिखाऊंगा हाउ टू मेक दीज शेप्स, बट राइट नाउ पहले वी हैव टू कॉन्फ़िगर कि कितनी तरह की शेप्स अवेलेबल हैं बेटा, ठीक है। एक सेकंड, कितने तरह की शेप्स अवेलेबल हैं पहले ये कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, द सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ द शेप्स इज द ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप। अब ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसी होती है बच्चा, इट इज लाइक सेंट्रल एटम ए, ऊपर बी, लेफ्ट बी, राइट बी, तीन लोग होते हैं, यहां पे एंगल 180 डिग्री का, शेप का नाम टीचर ज्योमेट्री का नाम पूछे, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल अगर आपको ध्यान देना है तो BCl3 इसका गुड एग्जांपल है, बोरॉन, ऊपर Cl, इधर Cl, इधर Cl, नॉर्मल शेप है। सॉरी बच्चा लोग, मैं 180 डिग्री बोल गया हूं यार, इट इज 120 डिग्री बच्चा, इट इज 120 डिग्री एंड इट इज 120 डिग्री अगेन। अब आते हैं इसके वेरिएशन पे। मेन बात बेटा अब ये लर्न करनी है, वेरिएशंस जो बता रहा हूं वो लर्न करने हैं ध्यान से। देखो, अगर आपको टीचर कहता है बेटा कि जैसे ये इसकी बेसिक ज्योमेट्री है, अब अगर इसमें कभी एक लोन पेयर आ गया तो तुम क्या करोगे, एक लोन पेयर अगर आ गया तो क्या करोगे। देखो, एक लोन पेयर आते ही स्टूडेंट ने याद रखना है, एक लोन पेयर यहां मैंने प्लेस करा सर, और ये दो शेप्स ऐसी आ गई। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर बहुत फोकस वे में सुनना। सबसे पहली बात जो बच्चे ने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि लोन पेयर आने से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा रिड्यूस होता है, मतलब थोड़ा सा पीछे आ जाता है, अंदर कंप्रेस होता है और एंगल गिरता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को उठाऊं तो उसमें हम देखते हैं एंगल 119.5 डिग्री का हो जाता है, याद करना, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, इसको आज के बाद आपने बेंट और वी शेप के नाम से जानना है, ठीक है। और अब एक बात जो स्टूडेंट के दिमाग में आती है कि सर यहां भी ले लेते हैं एक लोन पेयर, नहीं बच्चा लोग, लोन पेयर्स की मात्रा बॉन्ड पेयर से हमेशा या तो इक्वल रहेगी या लोन पेयर कम रहेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा नहीं होंगे। रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाएंगी अगर लोन पेयर ज्यादा हुए, मॉलिक्यूल टूटने की कगार पे आ जाएगा, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना होगा। फाइन, आओ जरा आप मेरे साथ। तो याद रखना बेंट और वी शेप हमें ध्यान में रखनी है। तीसरा पर्टिकुलर केस है बच्चा जिसपे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तीसरा केस है जिसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल। आओ मैं पहले तुम्हें टेट्राहेड्रल शेप के बारे में थोड़ा सा 3D में समझाऊं पहले, कि वो शेप दिखनी कैसी चाहिए, होनी कैसी चाहिए। देखना जरा, देखो पहले तो टेट्राहेड्रल शेप को वेजेस की फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ने जानना है कि कभी भी मैं तुम्हें टेट्राहेड्रल शेप पढ़ाऊं तो जैसे ये दो बॉन्ड मैंने बनाए हैं, दीज टू बॉन्ड्स आर ऑन दी प्लेन, ओटीपी पे याद रखना, ओटीपी ऑन द प्लेन,
ये दोनों ऑन द प्लेन होते हैं, ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, ठीक है। और दो लोग ऐसे होते हैं जैसे एक बाहर की तरफ निकलता है तो एक अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे यहां पे मैंने 4B के एटम्स लगा दिए, इसको मैं कह सकता हूं आउटर वेज। आउटर वेज, इसको कहते हैं बच्चा लोग इनर वेज। इनर वेज का मतलब है अंदर की तरफ जा रहा है और ये प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। टेट्राहेड्रल शेप का सबसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बच्चों ने याद रखना है वो ये होता है कि टेट्राहेड्रल शेप में दो लोग ऑन द प्लेन होते हैं, एक आउटवर्ड आता है और एक इनवर्ड जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना बच्चों। फाइन, लेट्स गो, आगे चलते हैं। अब आते हैं टेट्राहेड्रल में क्या क्या हमें ध्यान रखना है। देखो, टेट्राहेड्रल शेप में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चे के दिमाग में हमेशा चलने चाहिए। तो टेट्राहेड्रल का पहला वेरिएशन, टेट्राहेड्रल शेप में स्टूडेंट पहले तो ऐसे शेप बनाना सीखेगा। 109.5 डिग्री का बेसिक एंगल, पहली पॉसिबिलिटी। अगर किसी बच्चे ने समझना है कि इसमें लोन पेयर कहां लगाना है सर, तो बच्चा लोग लोन पेयर यहां लगाया, यहां भी, यहां भी, यहां भी। एंगल होता है इस बार थोड़ा कंप्रेस होके 107। इस शेप का नाम बेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, इस शेप का नाम पिरामिडल। टीचर पूछे शेप का नाम तो शेप होती है पिरामिडल। टीचर पूछे ज्योमेट्री का नाम, टीचर पूछे ज्योमेट्री का नाम तो ज्योमेट्री का नाम कौन सी ज्योमेट्री को, कौन से केस को फॉलो कर रहा है, तो ज्योमेट्री है जी इसकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा वेरिएशन, अगर दो लोन पेयर आ गए तो क्या करोगे सर, अगर कभी दो लोन पेयर आ गए तो उनको ऐसे लगाया जाता है और जो शेप जनरेट होती है दैट शेप इज कॉल्ड 104.5 डिग्री शेप को बेंट और वी शेप के नाम से हम जानते हैं। प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, क्या मतलब है इनका सबका प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ शेप्स आपको बना के दिखाऊं एग्जाम्पल्स में। जैसे CH4 है बेटा, CH4 की शेप इज लाइक दिस। CH4 की शेप आप बनाएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल शेप। एक लोन पेयर वाली कोई शेप अगर देखनी हो तो अमोनिया बना सकते हो बेटा आप लोग। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, तीन बच्चा लोग बॉन्ड पेयर्स होते हैं। कोई दो लोन पेयर वाली शेप देखनी है अगर आपको तो वाटर मॉलिक्यूल लोन, दो लोन पेयर वाला केस है। दो लोन पेयर होते हैं पानी के पास और दो बॉन्ड पेयर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पांचवें केस पे आते हैं, फोर्थ केस पे आते हैं एक्चुअली। फोर्थ केस, फोर्थ केस होता है बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, नाउ व्हाट इट इज सर, क्या होता है ये बच्चा लोग। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है जब हम लोग ये देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान दे देना। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या कहता है सर ये, सबसे पहले तो बच्चों ने अगर ढंग से समझना है तो ऐसे देखना कि बेटा बेस पे होता है ट्राइंगल, एक एटम यहां, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ट्राइंगल। एक ऊपर की तरफ, एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक पिरामिडल ऊपर एक पिरामिड नीचे की तरफ बचा लो। तो कैसे बनाओगे इसको, सेंट्रल एटम, ट्राइंगल नीचे की तरफ, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ये जो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन जाते हैं इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं बच्चा लोग। क्या कहते हैं इन्हें, एक्सियल बॉन्ड्स। और दूसरी तरफ ये जो हमारा बॉन्ड है इसको बेटा हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है बेटा हमारा, ये तीनों इक्वेटोरियल हैं और वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो इनकी जरा एक बार वेरिएशन देख लें फटाफट, आओ मेरे साथ जरा वेरिएशंस क्या होंगे। पहला वेरिएशन, पहला तो नॉर्मल खुद ही है ना, तो पहला तो बच्चे ध्यान रखेंगे ये लोग अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब दूसरा वेरिएशन, अगर एक लोन पेयर आया तो क्या करोगे, एक लोन पेयर आया तो तुमने लोन पेयर यहां लगाना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और आजकल टीचर्स क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रेट मतलब ऐसे वर्टिकल करके ना, तो वो शेप या ऐसी बना दो या फिर कई टीचर्स कहते हैं इसको ऐसे बना दो बच्चा लोग। असल में क्यों बनाते हैं ये, क्योंकि असल में सीसॉ बताना होता है, तो ये ऐसा थोड़ा ज्यादा बेटर सीसॉ समझ में आता है बच्चे को। एक लोन पेयर आए तो यहां लगाना है, फाइन। आओ जरा, और लोन पेयर आ गए, दो आ गए सर तो क्या करोगे, अगर दो लोन पेयर आए बच्चों तो क्या करना, सुनो ध्यान से। दो लोन पेयर आए तो भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाना।
इसको हम टी शेप के नाम से जानते हैं। यही केस है इसके बस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के। अब दिक्कत कहां आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का और कोई केस तो नहीं है, इसकी एक एक्सेप्शन जरूर है। देखो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि तीन लोन पेयर, मतलब अगर लोन पेयर की बात करें, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन देर आर एक्सेप्शंस। तो यहां पर पहली एक्सेप्शन जो बच्चा जनरेट होती है वो होती है हमारा पहला मॉलिक्यूल, जिसको हम I3 माइनस के नाम से जानते हैं। ध्यान देना बच्चों, नोट I3 माइनस एक्सेप्शन का पार्ट है। इसकी शेप बेटा थोड़ी ऑड होती है। इसकी शेप में तीन लोन पेयर होते हैं बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों लोन पेयर, एक आयोडीन ऊपर की तरफ, एक आयोडीन नीचे की तरफ, ओवरऑल में -1 का चार्ज होता है। शेप इसकी लीनियर साउंड करती है बच्चा, एक्सेप्शन का पार्ट है। लोन पेयर ज्यादा नहीं माने जाते, बट एक ये एग्जिस्ट करता है विद दिस शेप। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट केस, लास्ट केस ऑफ दिस सिनेरियो, पांचवा केस बेटा, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्टाहेड्रल सर? ऑक्टाहेड्रल में बच्चे ने क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो बच्चा कि अगर मैं किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉन्सेप्ट पे जाता हूं तो सबसे पहले एक बात ध्यान करना, शेप कैसी होगी। अगर आपको शेप स्टडी करनी है बच्चा तो आपने याद रखना है सेंट्रल एटम यहां स्क्वायर बेटा, स्क्वायर, ये स्क्वायर है एक तरह से, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, पहली पॉसिबिलिटी। अगर इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी स्टडी करनी है, अगर एक लोन पे आया सर तो क्या करोगे, एक लोन पे आया तो एक्सियल पे लगा दोगे, ये एक्सियल पे लगा दिया, एक नीचे की तरफ, इसको हम स्क्वायर बायपिरामिडल के नाम से जानते हैं बच्चा। इट इज नॉट बायपिरामिडल राइट नाउ, इट इज स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर कभी बाय चांस दो लोन पेयर आ गए तो भी आप इसको एक्सियल स्टेट पे लगाएंगे, साउंड्स लाइक दिस एंड दिस, कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, इसको स्क्वायर प्लेनर के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये ना हमारा एक सिनेरियो था जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि भैया कौन कौन सी शेप्स दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये शेप्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात पे लेके चलता हूं। क्वेश्चन इज नॉट दिस कि दुनिया में शेप्स कितनी है, क्वेश्चन इज दिस सर हम पेपर में बनाएंगे कैसे, मेन क्वेश्चन ये है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी है थोड़ी देर मेरे साथ आप लोगों ने, क्योंकि देखो मेरा टॉपिक पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम ये समझ ना पाओ कि हाउ टू मेक द शेप। अब पहले आते हैं एक्चुअल ऑथेंटिकेटेड वे पे। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि एक्चुअल वे बनाने का शेप क्या है कि पहले स्टूडेंट को मॉलिक्यूल बताओ, इस मॉलिक्यूल की शेप बनानी है बेटा, फिर वो उसका ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, ल्यूइस स्ट्रक्चर में देखे कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर हैं। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट मान ले ये वाला मॉलिक्यूल है बेटा, अब बच्चे को कैसे पता चलेगा ये वाला मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4, उसको पता लगेगा 4 बॉन्ड पेयर हैं 2 लोन पेयर हैं, तो वो इस शेप पे आके गिरेगा कि हाँ भाई 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाली ये शेप है सर। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट अगर इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने लगा कि भैया पहले उसको मॉलिक्यूल पता लगा, फिर वो उसके प्रॉपर जाएगा और उसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने बैठे, फिर वो जाए फिर जाके वो उसका पता लगाए कितने लोन पेयर हैं कितने बॉन्ड पेयर, तो दैट इज बेसिकली वेरी टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस। कई बार क्या होता है इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, अब जैसे कई बार एंट्रेंस में तो क्या होता है एक ही क्वेश्चन में चार चार शेप डिस्कस करनी है, अब अगर आप इतना लंबा प्रोसेस लगाने लगे हो गया काम। सो वी नीड अ शॉर्टकट राइट नाउ, एक शॉर्टकट चाहिए जो फटाफट हमें शेप बताने में हेल्पफुल हो जाए। तो आओ जरा इस पे बात करते हैं। सो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जिसको डिस्कस करना है दैट इज दिस इज बेटा शॉर्टकट टू मेक VSEPR शेप्स। मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ये बड़ा काम का मेथड है बेटा, लिटरली मतलब थ्रू आउट द केमिस्ट्री काम आता है यार ये तो, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि भाई शेप बनाते कैसे हैं। अब मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको जरा फोकस्ड वे में सुनना, ठीक है। देखो स्टूडेंट ने क्या करना है, सबसे पहले उस बच्चे ने जाकर एक फॉर्मूला ध्यान करना है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, x इक्वल्स टू हाफ v प्लस एम प्लस माइनस सी। ये फॉर्मूला एक तो प्लीज ध्यान रखना। ये फॉर्मूला क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ से एक एक्स फैक्टर निकालना सिखाऊंगा। कुछ बुक्स ऐसी हैं
जो एक्स फैक्टर ना कह के इसको स्टेरिक नंबर भी बोलती हैं, तो ये वही है स्टेरिक नंबर या एक्स कुछ भी बोल लो इसको ना। तो निकालना कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले बच्चे ने ध्यान रखना है कि वेयर वी कौन है। वी है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एम कौन है बेटा, एम है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज। मोनोवेलेंट पे बात करूंगा अभी आप लोगों से अच्छे से, ठीक है। सी स्टैंड्स फॉर बेटा चार्ज। अब मुझे जो मेन बात बतानी है मैं उस पर आ रहा हूं। इसको प्रैक्टिकली क्या करना क्या है इसका सर, तो ध्यान देना बच्चों। इसका ये करना है कि सबसे पहले स्टूडेंट जाएगा और एक्स की वैल्यू निकालना सीखेगा, जो मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा इस बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक्स की वैल्यू पे फोकस करो, फिर आप लोग इससे रिलेटेड ज्योमेट्री की बात करोगे मेरे साथ, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट ने एक्स की वैल्यू निकाली और एक्स की वैल्यू कभी 2 आ गई, तो बच्चों ने ध्यान रखना है बेटा 2 बिलोंग करता है लीनियर ज्योमेट्री को। 3 आया बेटा तो ट्राइगोनल प्लेनर को मैचअप करता है। जैसे मैं साथ साथ बनाता जाता हूँ, ये होता है बेटा लीनियर शेप, याद करो साथ साथ। ट्राइगोनल प्लेनर ये होती है बेटा, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। कभी किसी बच्चे ने 4 देखा तो 4 होता है बेटा टेट्राहेड्रल को बिलोंग करता है। 4 टेट्राहेड्रल कैसी होती है, ये होता है बेटा टेट्राहेड्रल, है ना। फिर मैं 5 पे गया बेटा तो 5 होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, या ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अगर बेटा 6 आया, 6 आया तो ऑक्टाहेड्रल। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताऊं, ऐसे इतना समझ में नहीं आने वाला ये, बस ध्यान रखना कि सर ने कहा था 2 पे लीनियर, 3 पे ट्राइगोनल, 4 पे टेट्राहेड्रल, 5 पे ट्राइगोनल, 6 पे ऑक्टाहेड्रल। तो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा कि सर यूज कैसे करना है। ध्यान दो बच्चा लोग जरा देखो। अब मान लो मैं क्या करता हूं, मैं शेप बनाने गया, देखो सबसे पहले मैं जा रहा हूं क्वेश्चन लेने कि भैया ड्रॉ VSEPR shapes of following। कुछ चीजों की VSEPR शेप बनानी है, ठीक है। सो पहला एग्जांपल जो मैं लेने जा रहा हूं, लेट्स से मैंने पहला एग्जांपल लिया अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया आप कैसे बनाएंगे इस पे जरा फॉर्मूला वाइज बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग जाएंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने, ठीक है। एक्स निकाले आओ जरा। एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, हाइड्रोजन पे 3, आंसर आया 4। अब कई बच्चों को नहीं समझ में आया हुआ है कैसे है, तो मैं दोबारा कर रहा हूं, इधर आओ। सबसे पहले हमें लेना होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार फॉर्मूला यहां पे लिख दूं बच्चा लोग। एक्स इक्वल्स टू हाफ v प्लस एम प्लस माइनस सी, ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। ध्यान करो, v होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चाहिए होते हैं सेंट्रल मेटल के, और किसी के नहीं। तो सेंट्रल मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जी 5। हाइड्रोजन कितने, अच्छा अब आते हैं एम टर्म पे। एम होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है, वन वैलेंसी वाले कितने लोग साथ में जुड़े हुए हैं। आप जरा जाके चेक करो वन वैलेंसी वाले कितने लोग हैं यहाँ पर। वन वैलेंसी वाले 3 लोग हैं सर यहाँ पर। अगर वन वैलेंसी वाले 3 लोग हैं ना बेटा, तो आप यहाँ पे +3 कीजिए, आंसर आया सर 4। अब पीछे जाओ, सर ने क्या कहा था एक बार, इधर आओ। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर x की वैल्यू 4 आए तो टेट्राहेड्रल, देखो 4 आए तो टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में कितने लोग होते हैं लगाने को, 4। आपने यही दिमाग लगाना है, यही शॉर्टकट है बेटा। 4 है ना, अगर मेरे पास तो लगाने को चीजें सिर्फ 3 ही है, 3 ही हाइड्रोजन है, तो यही तो दिमाग लगाना है। अगर लगाने को चीजें 3 हैं और जबरदस्ती टेट्राहेड्रल बनाना है, मतलब 4 साइड्स चाहिए, तो 1 विल बी द लोन पेयर ना। सो उसके लिए क्या करोगे, ऐसी वाली शेप चूज करेंगे, ऐसी वाली शेप चूज करेंगे जहां पर एक लोन पेयर था और 3 बॉन्ड पेयर थे। तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर वाली शेप ये होगी, जहां पे ये 107 डिग्रीज। शेप का नेम वॉज पिरामिडल, ये था शेप का नाम। आओ और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, आओ जरा। मान लो मैंने आपको कहा अभी शेप बनानी है PCl3, तो x इक्वल्स टू हाफ, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में होते हैं 5, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन इज अगेन अ मोनोवेलेंट स्पीशी, क्लोरीन -1 वाली मोनोवेलेंट स्पीशी है बेटा। तो अगर क्लोरीन मोनोवेलेंट स्पीशी है यार, तो 3 मोनोवेलेंट स्पीशीज है अपने पास, आंसर फिर आ गया बच्चों 4।
अब 4 आंसर आने पर टेट्राहेड्रल स्पीशी। अब टेट्राहेड्रल स्पीशी में तो 4 लोग होते हैं सर, लगाने को तो 3 ही है। अबे तो एक लोन पेयर हो गया ना, एक लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो क्या करोगे, फॉस्फोरस, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, फिर वही 107 डिग्रीज पिरामिडल शेप, ये लर्न करना है। एक और करते हैं आओ। मान लो मेरे पास है केस SF6। क्या करेगा स्टूडेंट SF6 के लिए, x इक्वल टू हाफ, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, फ्लोरीन इज अगेन मोनोवेलेंट स्पीशी यार, फ्लोरीन फिर मोनोवेलेंट है। कितने मोनोवेलेंट लोग हैं अपने साथ, 6, आंसर आया 6। अब 6 कौन होता है, 6 कौन होता है, 6 होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या करोगे, 6 चीजें लगाने को, तो 6 के 6 फ्लोरीन हमारे पास हैं, तो इस बार कोई लोन पेयर नहीं आएगा। ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और एक और चलते हैं। मान लो मेरे पास शेप आया बेटा, मान लो मेरे पास आ गया SF4। क्या करोगे, x इक्वल टू हाफ, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, मोनोवेलेंट लोग इस बार 4, आंसर आया 5। अब दिमाग लगाओ, 4 फ्लोरीन है लेकिन 5 आंसर आया, तो एक लोन पेयर। अब कौन सी शेप होगी, एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, तो सल्फर 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। इसको हमने नाम दिया था सर क्या नाम दिया था, सीसॉ। इसको नाम दिया था हमने सीसॉ शेप। यही लर्न करना है, हाउ टू मेक द शेप। तो दिस वाज द शॉर्टकट दैट वी कैन यूज हियर। ठीक है, अब जिसकी जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं फिर लिख देता हूं, फॉर्मूला वाज x इक्वल्स टू हाफ v प्लस m प्लस माइनस c। मेरे साथ बोलेंगे सब, इसमें कौन कौन क्या है। v कौन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। फिर से v कौन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। m कौन है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशी, मोनोवेलेंट मतलब प्लस या -1 वैलेंसी वाले। c कौन है, c है चार्ज। चार्ज वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार, एक बार मेरे को ऐसे याद आ गया इसके साथ। और चार्ज वाला क्वेश्चन लेंगे, हाउ टू मैनेज दैट चार्ज। इधर आओ, चार्ज वाले में एक कंपाउंड उठा लेते हैं, लेट्स से अमोनियम उठा लेते हैं, NH4 प्लस 1। तो x इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, मोनोवेलेंट लोग 4। अब एक बात, मैंने जिस लिए एग्जांपल लिया है बेटा, प्लस लिखा है मैंने, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है, तो यहाँ -1 करना है आपने। फाइनल आंसर आया 4, 4 माने फिर टेट्राहेड्रल, तो चारों लोग हैं अपने पास। स्पीशी का नाम, शेप का नाम, टेट्राहेड्रल। So this is what we need to do here in the VACPR section. मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट साउंड करता है, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताऊं, VACPR शेप्स ना सिर्फ यही नहीं, 12th में बहुत काम आती हैं। ये पूरा सेक्शन कवर होता है वहां पर भी जाकर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग ना इसके बाद कवर करेंगे पहले डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट और इसने बहुत रिलेट होना है। डायपोल मोमेंट, तो भाई लेट्स गो फॉर द डायपोल मोमेंट नाउ। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आपको क्या कहती है, देखना जरा। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है बच्चों ये, आप मानोगे नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस चैप्टर की जो इस टॉपिक से कवर अप हो जाती है। अभी क्या फाइंड आउट करता है, पहले मैं आपको मजा चीज बताऊं। डायपोल मोमेंट एक्चुअली पता है क्या फाइंड आउट करता है, ये फाइंड आउट करता है द आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या है सर, आ जाओ पॉइंट्स कवर करते हैं इसके। सबसे पहले डायपोल मोमेंट कैसे डेवलप होती है, अगर ए सिंगल बॉन्ड बी है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में, और बी बंदा पार्शियली नेगेटिव है, सॉरी बी बंदा पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इन बॉन्ड्स को हल्का सा अपनी तरफ खींचता है बेटा। जब वो अपनी तरफ खींचता है तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होते हैं। अब इन चार्जेस के चलते एक फॉर्मूला बनाया गया है डायपोल मोमेंट का, कि डायपोल मोमेंट इक्वल टू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप, कितना चार्ज डेवलप हुआ है, इनटू में डी। डी होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स।
ये फॉर्मूला आप लोगों को ठीक ठाक सा है, मतलब बहुत भी मैं मेजर साउंड नहीं कराऊंगा इसको, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट ने ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड के पास उतना ही ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, ये माइंडसेट में याद रखना है बच्चों। ठीक है जी। ठीक है। फिर उसके बाद सर इसकी एसआई यूनिट वगैरह पहले तो याद रखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक इंपॉर्टेंटली वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है बेटा डिबाई, या फिर इसको कहते हैं कूलम्ब मीटर, क्योंकि चार्ज कूलम में, ये मीटर में। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट आपने बस अब ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट ना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कुछ। मैं उनको कलर डिफरेंट लूं जरा, उससे समझाता हूं आप लोगों को। देखो, डाइपोल मोमेंट के बारे में एक तो पहले याद रखना कि एवरी लोन पेयर, हमारे पास कोई भी लोन पेयर हो, हैज इट्स ओन डाइपोल मोमेंट अवे फ्रॉम सेंट्रल मेटल और एटम। मतलब कहीं पर भी अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा बेटा, कहीं पर भी अगर आप लोन पेयर देखो, तो एक बात याद रखो, लोन पेयर की हमेशा अपनी एक डाइपोल मोमेंट होगी अवे फ्रॉम द मेटल जिसके साथ वो एसोसिएटेड है। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट याद रखना है, एवरी बेसिक ज्योमेट्री, एवरी बेसिक ज्योमेट्री, दुनिया की कोई भी बेसिक ज्योमेट्री हो, मतलब जिसपे कोई लोन पेयर नहीं है, याद रखना बच्चों, हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन क्या है, एक बात याद रखना, व्हेन ऑल द बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स टू सेंट्रल एटम आर सेम। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे बोरॉन के पास मान लो 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, अब बेसिक शेप है, कोई लोन पेयर नहीं है, अगर ये तीनों लोग सेम है तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। लेकिन अगर इसकी जगह पे एक फ्लोरीन होता तो जीरो नहीं होती बेटा, फिर वैल्यू आ जाती। तो याद रखना, एवरी बेसिक ज्योमेट्री हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, लेकिन कब होता है, व्हेन ऑल दी बॉन्डेड एटम्स टू सेंट्रल एटम आर सेम। अगर सेंट्रल एटम से जो जुड़े हुए बॉन्ड्स हैं वो सारे अगर सेम होंगे तो ये बात ट्रू रहेगी। ठीक है। अब मैं इस बेसिस पर ना आपको कुछ चीजें कवर अप कराता हूं। जैसे सुनो, मान लीजिए कल को मुझे टीचर एक क्वेश्चन देती है, टीचर कहता है बच्चा कि BeH2 is BeH2 have zero dipole moment although BeH bond is polar। ये क्वेश्चन कई बार बेटा हमें इनकाउंटर करता है और टीचर इसका आपसे रीजन पूछ सकता है बच्चों, सो व्हाई। तो आपने एक बात याद रखनी है, आपने टीचर को इस क्वेश्चन में आंसर देना है कि देखो जी प्रॉब्लम क्या है, कि जो BeH2 है ना, ये ऐसा है, अगर इनमें रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई, डाइपोल मूवमेंट हुई इसकी, तो ये दोनों एक दूसरे को वेक्टर सम में नलिफाई कर रहे हैं, तो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, वेक्टर सम कैंसिल कर रहा है, इसलिए आंसर जीरो आ रहा है। तो शेप बना के ये टर्म लिख कर आनी है। फिर हमारे पास एक इतना इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब समझो हर बार टीचर क्वेश्चन में पेपर में पूछते हैं कि विच वन आउट ऑफ NH3 and NF3 have greater dipole moment एंड वाई, किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों। आधा उधरा, बहुत इंपॉर्टेंट साउंड करता है ये। देखो, सबसे पहले तो इनकी शेप बनाओ आप लोग बेटा, आप लोग वही एक्स वाले मेथड से बनाना, मैं जरा डायरेक्ट बना रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये है अमोनिया की शेप, और बच्चा लोग ये है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की शेप। ठीक है जी। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो भाई, हम पता लगाने जा रहे हैं इनमें से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा, बट एक काम पहले ही कर लो, मैं वहीं बता के हटाऊं कि लोन पेयर की अपनी डाइपोल तो होती है, तो पहले तो ये तो कवर अप कर दो भैया, इसकी डाइपोल मोमेंट अपनी, इसकी डाइपोल मोमेंट अपनी पहले तो।
ठीक है ना। अब इनके बारे में बात करते हैं बच्चों। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अगर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ होगी, इसकी तरफ होगी, इसकी तरफ होगी। अब ये सारे ऐड हो जाएंगे तो बच्चा लोग इसकी तरफ हो जाएगी ऐसे, वेक्टर सम है ना, सारे ऐड हो जाएंगे। अब यहां पंगा क्या है कि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो जब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब दिक्कत क्या होगी, इन तीनों का एड ऑन होके आंसर ये आया और ऊपर वाले का आंसर ये है, तो क्या इसको कुछ कट करके ओवरऑल आंसर नीचे की तरफ होगा? अगर स्टूडेंट दिमाग लगाए तो उसको समझ में आएगा कि इस बार ये मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा साउंड कर रहा है, इतनी सी वैल्यू आई, जबकि यहां पर इतना बड़ा एरो आया है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो आप टीचर को बिल्कुल ऐसे ही समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि देखो जी, नाइट्रोजन, पहले तो लोन पेयर की अपनी अपनी डाइपोल मूवमेंट है आउटवर्ड। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये तीनों लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ गया, ठीक है। यहां पर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उससे आउटवर्ड गया। तो इसने उसको थोड़ा कैंसल आउट करा और छोटा एरो जनरेट हुआ, मतलब कम डाइपोल मोमेंट जनरेट हुई। यही बात आप अगर पहले टीचर को पेपर में लिखने के लिए कैसे समझाएंगे, आप ढंग से पहले दोनों शेप्स बनाइए, दोनों शेप बनाओ पहले अच्छे से जाकर। शेप्स बना लेने के बाद आप लोग क्या करो, आप लोग पहले इसी जो मैंने बोल रहा हूं ना आपको, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यही बातें नीचे लाइन में बता दो, किसकी वैल्यू ज्यादा, किसकी वैल्यू कम, बस इतना सा काम है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको। अब तो मैं एक और चीज बताता हूं ऐसे में, देखना एक मिनट, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है। अब कल को मान लो मैं आपको दो कंपाउंड देके आपसे पूछूं बेटा कि इसमें से किसकी डाइपोल मोमेंट आपको ज्यादा लगती है और क्यों। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, विच वन हैव ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट केस है, मैं आपको कहता हूं HF और HCl, ठीक है। देखना जरा, अब HF और HCl में स्टूडेंट ध्यान रखेगा कि बेटा उसने HF का ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है, Cl का ये स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब दिमाग लगाओ कि हम जानते हैं कि Cl और फ्लोरीन में से फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा, और फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, ज्यादा चार्ज डेवलप होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसलिए इस केस में इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ठीक है। कोई भी और केस आ जाए, लेट्स से, और किसको डिस्कस कर सकते हो आप लोग। मान लीजिए H2O और H2S के बारे में बात करते हैं। कल को टीचर इनके बीच में बात करता है, तो मैं आपको एक बात कहूं बेटा, आप लोग अभी ओवरऑल बात नहीं कर सकते, आप इसके सिंगल बॉन्ड पे डिस्कस करोगे। जैसे अगर आप H2O का स्ट्रक्चर बनाओगे तो H और O के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और इसको बनाओगे तो H और S के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। आप इसको चेक करो किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा। हम एक पर्टिकुलर बॉन्ड के बारे में राइट नाउ बात कर रहे हैं फिलहाल, पहले उसको चाह रहा हूं मैं आप लोग स्टडी करो। तो इसको स्टडी करने के लिए बच्चों, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है दुनिया में, और ऑक्सीजन सल्फर से तो ज्यादा ही है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी पॉजिटिविटी ज्यादा, और डाइपोल मोमेंट कवर अप होगी, इसकी कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा डाइपोल मोमेंट कवर कर लेगा। इसलिए भैया लोग, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो H2O की, OH बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट है वो HS बॉन्ड से तो एटलीस्ट ज्यादा ही होने वाली है, ठीक है। चलो, एक तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है। मुझे पता नहीं क्यों एक डाइपोल मोमेंट टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के दिमाग में एकदम छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो ध्यान रखना। मैं चल रहा हूँ आगे, अब अगले हम टॉपिक पे जंप कर रहे हैं जिसको VBT कहते हैं। तो आ जाओ VBT पे जंप करें पहले। सो बच्चों, वी आर स्टार्टिंग टू डिस्कस राइट नाउ VBT। VBT को क्या करना है देखना जरा। VBT स्ट्रक्चर, VBT एक ऐसी थियोरी है जो आप लोगों को बहुत सारी चीजें वही स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी। तो इसको पढ़ने के लिए पहले स्टूडेंट को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं बच्चा लोग टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कैसे समझाना है बेटा, जैसे ए पार्ट लिया मैंने, एक s ऑर्बिटल और एक और s ऑर्बिटल को एक दूसरे की तरफ आते हुए देखा, और इन्होंने आपस में एक गुड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। गुड कोवेलेंट बॉन्ड फाउंड करूंगा मैं, लिटरली गुड कोवेलेंट बॉन्ड।
और गुड कोवेलेंट बॉन्ड का सबसे बेसिक कैरेक्टर कि उसके बीच में सरफेस एरिया कॉमन बहुत सारा निकलता है, एक अच्छा खासा कॉमन सरफेस एरिया जनरेट होता है बेटा, ये कॉमन सरफेस एरिया इसका, और कम नहीं है, अच्छा खासा सरफेस एरिया है। और जब आपको कॉमन सरफेस एरिया बहुत ज्यादा और गुड अच्छा खासा सरफेस एरिया डेवलप होता दिखे, तो आप लोग मेरे कहने पे उसको एक नाम देंगे बेटा, जिसको आप नाम देंगे आज के बाद सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग को दिमाग में मैं कहता हूं बच्चों यही नाम कर लो, गुड ओवरलैप। कभी भी सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में टर्म आए तो दिमाग चलाओ गुड ओवरलैप, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मेरे पास, मैं एक और कैरेक्टरिस्टिक लेता हूं कि मान लीजिए एक एस और दूसरा ये वाला पी जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ऐसे आए, तो हमने देखा कि ऐसा कुछ साउंड करने लगा। अब इसको भी हम थोड़ा मोटा तो नहीं कह सकते, इट्स अ गुड ओवरलैप यार, मतलब ये अच्छा खासा ओवरलैप है, अच्छा खासा एरिया कॉमन है इवेंचुअली, तो मैं इसको कह सकता हूँ इट इज अगेन सिग्मा टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज देयर, सिग्मा टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज देयर। फिर बेटा मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए पी पी को भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आने दिया, दिस दिस दे जॉइन ईच अदर एंड मेक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बना दिया इन्होंने। अब ये जो है ये भी कॉमन एरिया अच्छा खासा है बच्चों। अब अच्छा खासा कॉमन एरिया क्या कहता है, अच्छा खासा कॉमन एरिया कहता है फिर कौन सा बॉन्ड है ये सर, सिग्मा बॉन्डिंग है सर ये भी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये वाला केस लिया बच्चों, मैंने क्या करा, एक पी ऑर्बिटल लिया पी वाई, फिर एक पी वाई लिया, इनको इसी तरह से आगे आने दिया, तो हम देखते हैं कि बहुत कम सरफेस एरिया जो है वो कॉमन वाले रीजन में पॉसिबली मिलता है, बहुत कम रीजन में पॉसिबली मिलता है, तो इसको हम पाई बॉन्डिंग के नाम से जान पाते हैं। फिर हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसा है कि जैसे एक एस है, उसके साथ मान लीजिए पी वाई ने ऑपरेट करने की कोशिश करी, तो हम देखते हैं एस और पी वाई जब एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं तो कोई कॉमन सरफेस एरिया निकल के ही नहीं आता, तो ऐसे केस को हम आज के बाद हमेशा क्या बोला करेंगे, इट इज कॉल्ड नल ओवरलैप, नल ओवरलैप। तो दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नल ओवरलैप, ये तीन नाम पहले याद रखना। अब इन तीनों नामों के साथ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होती है, जो कि स्टूडेंट केमिस्ट्री के लिए, स्टूडेंट लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization, the most important topic of chemistry, not even for this chapter, for the whole chemistry, this is the most important topic, hybridization. So what do you understand by that? बेटा hybridization क्या होता है, ध्यान से सुनना। Hybridization is the formation of hybrid orbitals. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन को ही हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आज आपको फिर यही तो समझना होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, ठीक है। आओ let's go for the a hybrid orbital called sp hybrid orbital, sp hybrid orbital, ध्यान देना बच्चों। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तब होता है जब किसी सेंट्रल एटम का एक s और एक p बहुत स्पीड से एक दूसरे के साथ कोलाइड करके एक रिजल्टेंट शेप बनाता है, एंड दैट रिजल्टेंट शेप लुक्स लाइक दिस। इसको हम आज के बाद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब sp ऑर्बिटल। एक होता है बेटा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 में क्या होता है, एक s px py, मान लीजिए इन लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन दिखाया और हमें ऐसा कुछ मिला बेटा, इसको हम आज के बाद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर फॉल कराएंगे। फिर आता है हमारे पास बच्चों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 ऑर्बिटल में कैसी शेप होती है, एक s, ठीक है, px py pz कंबाइन करते हैं और हम लोगों को ऐसी शेप जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। इसको हम लोग आज के बाद कैसे क्या नाम दिया करेंगे बेटा, इसको आज के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना करेंगे। फिर ऐसी बच्चों और आती है आगे, sp3d की शेप आ जाती है, sp3d2 की शेप आ जाती है। अगर हम दिमाग लगाए ना बेटा तो ये उसी दौर में होती है जब हमारे पास, जैसे अगर किसी बच्चे को याद हो कि सर पहले लीनियर था, है ना, तो अगर बच्चा देखे तो ये किसको मैच कर रही है, एक तरह से लीनियर को मैच कर रही है, अगर तुम ध्यान दो तो
ये किसको मैच कर रही है? ये ट्राइगोनल प्लेनर को मैच कर रही है बेटा। ये किसको मैच कर रही है? टेट्राहेड्रल को मैच कर रही है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये बात दिमाग में रखें कि इससे अगला केस क्या था? इससे अगला केस VSEPR में था ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो अगर कल को sp3d आ गया तो वो उसको मैच करेगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल को। कल को sp3d2 आ गया तो वो ऑक्टाहेड्रल को मैच करने लगेगा। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे बेटा, सेम मैनर में आगे बढ़ते जाना आप लोगों को। अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन एक बार पहले ढंग से समझ में आए कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, हमें सीखना क्या है इससे, है ना। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, पहले उस पे आओ जरा तुम लोग। मैंने ना एक मॉलिक्यूल लिया और मान लो मैं चाह रहा हूं कि तुम पहले समझो कि एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4। मान लो मैं आपको कह रहा हूं CH4 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ एज पर VBT के हिसाब से आप मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप लोग जरा देखना, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेगा कि भैया सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम है जी कार्बन। सेंट्रल एटम कौन? सेंट्रल एटम कार्बन। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6, 1s2 2s2 2p2। क्या करोगे आप लोग? आउटर मोस्ट शेल को देखते होते हैं सिर्फ, अच्छा। तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन, 2p में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जरा ना सोचना, पहली बार ये क्वेश्चन आया सामने। कार्बन के अगर तुम इस हालात को चेक करो तो क्या तुम्हें लगता है कार्बन लिटरली रेडी है टू मेक द 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स? आंसर इज नो सर। चार कहां दिख रहे हैं तुम्हें? चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दिख भी नहीं रहे। अगर तुम दिमाग लगाओ तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे तो प्रॉब्लम जनरेट हो गई बच्चा, कि चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो कंपाउंड इज नॉट रेडी टू मेक द 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसीलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम लेके जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी स्टेज पर? एक्साइटेड स्टेट पर। अब एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है? ये रहा 2s, ठीक है। 2p को आगे लेकर गए, 2p में एक इलेक्ट्रॉन इसको वहां शिफ्ट किया हम सब ने। जब वहां शिफ्ट किया तो नाउ द कार्बन इज रेडी टू मेक द 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन क्या करता है? अपने इन चारों ऑर्बिटल को एकदम कोलाइड करके रेडी करके एक नई शेप बनाता है और फिर जाता है बॉन्ड बनाने। अब तुम देखो इसने किस किस को लेकर जाना है बॉन्डिंग के लिए। इसने लेकर जाना है, आप लोग नोटिस करो, एक एस को और 3p को। तो अगर आगे बॉन्ड बनाने जाना है तो किस किस को लेकर जाना है? sp3 को लेकर जाना है सर। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन है इसका? sp3। इसलिए आप लोग इसकी शेप कैसी बनाएंगे? ये है sp3 शेप। अब क्या करो, sp3 शेप बन गई। अब बाहर से कौन आ रहा है बॉन्ड बनाने इसके साथ, कार्बन के साथ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का याद रखो, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s में होता है, इसलिए आप हाइड्रोजन को दिखाने के लिए 4s की स्पेरिकल शेप बनाएंगे। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या सर? ये कौन है भाई? ये है सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन है? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन है? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन है? सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड जनरेट हो गए भैया। तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 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 sp3। और ये चारों हाइड्रोजन हैं, टेट्राहेड्रल को मैच कर रही है शेप। दिस इज व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन लुक्स लाइक। ये हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है कि कैसे वो रेडी करता है चार लोगों को। अगर कल को टीचर एक्सप्लेन द हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आती है तो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। इस तरह से एक्सप्लेन करना है बच्चों हमें, ठीक है। एक और करते हैं, एक और करते हैं। मान लो PCl5 करते हैं, जरा देखें। PCl5 करते हैं, PCl5 करते हैं। PCl5, ठीक है। तो सबसे पहले PCl5 की ग्राउंड स्टेट पे चलते हैं। आओ, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये है उसकी आउटर मोस्ट स्टेज। इसको कहा जाता है बच्चों ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के हालात देखना, 3s और 3p, ठीक है। 3s 3p, दो इलेक्ट्रॉन यहां, 1 2 3। और वैसे मैं जनरली बता रहा हूं,
जैसे 3s3p थर्ड शेल में तो 3d भी होता है ना, तो लेट्स से 3d बेटा फिलहाल खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 एंड दिस इज द नथिंग नथिंग नथिंग, 1 2 3 4 ऐसे खाली पड़ा हुआ है। अभी राइट नाउ प्रॉब्लम समझो बेटा, PCl5 बनाना है। PCl5 बनाने के लिए द मॉलिक्यूल इज नॉट एट ऑल रेडी टू मेक द 5 बॉन्ड्स राइट नाउ। मॉलिक्यूल तैयार ही नहीं है यार, 3 यहां बनाने को रेडी है, अभी 5वां बनाने को तो रेडी नहीं है, ये तो पेयर्ड है। तो मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को भैया शिफ्ट करवाना पड़ेगा यहां से। मैं इस इलेक्ट्रॉन को जाके लेके जाऊंगा यहां पे कि चल भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाए पहले। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है तो हमें कहां ले जाना पड़ेगा इसको, एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो जरा, एक्साइटेड स्टेट में अगर तुम इसको ले जाना चाहते हो तो कैसे लेके जाओगे, ध्यान देना बच्चों जरा। एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए सबसे पहले आप इस इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन यहां, इसको यहां शिफ्ट किया, 5 अनपेयर्ड हो गए। अब आपने एक बार ना चेक करो जरा सा बच्चे, क्या राइट नाउ मॉलिक्यूल इज रेडी टू मेक द 4 बॉन्ड्स या 5 बॉन्ड्स? आंसर इज यस सर, मॉलिक्यूल इज रेडी टू मेक द 5 बॉन्ड्स। अगर ये 5 बॉन्ड बनाने को रेडी है, डन। अच्छा अब लेके किस किस को जाना है चेक करो। हम पहले बात कर रहे थे ना किस किस को लेकर जाना है साथ में। इस बार इसको लेकर जाना है 5 लोगों को। कौन कौन है वो 5 लोग? एक S, 3 P और एक D। तो हाइब्रिडेशन क्या हुई? sp3d। शेप कैसी बनानी है देखो जरा, ट्राइंगल, बेस पे ट्राइंगल, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम है, क्लोरीन बच्चा। क्लोरीन की आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आउटर मोस्ट में P5 आएगा, 3p5। तो क्लोरीन P को डिनोट करता है, तो आपने P की शेप बनानी है भैया यहां पे, P की शेप, P की शेप, P की शेप, P की शेप, P की शेप। अब ऐसी P की शेप बनाकर आप लोग 5 कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहां दिखा सकते हो। पहला कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड, चौथा कोवेलेंट बॉन्ड, पांचवा कोवेलेंट बॉन्ड। और ये सारे के सारे जो कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों को दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स। एंड विच टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इज देयर? इस पे फोकस करो जरा, कौन सी टाइप की हाइब्रिडेशन है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3v हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3d, sp3d। शेप किसको साउंड कर रही है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप को साउंड कर रही है बच्चों, ध्यान रखना ये बात आपने, ठीक है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, जब मैं VSEPR और VBT को एक जगह पे कॉमन ग्राउंड पे ले आता हूं। कैसे? सुनना, मैं यहां पे फिलहाल x की वैल्यू लिखूंगा, फिर मैं यहां पे VSEPR की शेप लिखूंगा, फिर मैं यहां पर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा और फिर मैं उसकी VBT शेप बनाऊंगा, ठीक है। देखना जरा, अगर कभी x की वैल्यू आई 2 तो VSEPR के हिसाब से शेप होती है लीनियर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है सर SP, शेप लुक्स लाइक दिस, SP शेप। कभी बेटा 3 आ जाए, ट्राइगोनल प्लेनर, अबव पे B, इधर B, इधर भी 120 डिग्री का एंगल, ये VSEPR की ज्योमेट्री होती है। हाइब्रिडाइजेशन उसकी पाई जाती है बच्चों sp2। अगर आप उसकी शेप बनाने जाएंगे, दैट शेप लुक्स लाइक दिस, sp2 शेप होती है बेटा ये लोग। फोर्थ पे आए टेट्राहेड्रल, फोर्थ पे आए टेट्राहेड्रल, 2 ये बॉन्ड, एक इधर एक इधर, 109.5 डिग्री, sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब मजेदार पॉइंट यही है बेटा, पहले हमने सिर्फ शेप देखी थी, अब मैं आपको कह रहा हूं आप x की वैल्यू निकालो, x से ही हाइब्रिडाइजेशन बता दो, 2 से sp, 3 से sp2, 4 से sp3, सिंपल। कोई मॉलिक्यूल है उसकी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x से डिसाइड कर लो, x2 आया sp2, सॉरी x2 आया sp3 आया sp2, 4 आया sp3, दैट्स इट, इतने में काम चल जाता है अपना। अब जैसे मान लीजिए 5 आ गई कभी, तो 5 पे क्या करना है? सेंट्रल एटम, ट्राइंगल, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, sp3d, शेप बिल्कुल हर जगह वही सेम। बेटा मैंने टेट्राहेड्रल बीच में बनाई नहीं, एक सेकंड, ठीक है। कल को 6 आ जाए, 6 ऑक्टाहेड्रल साउंड करता है, तो तुम्हें कभी 6 वाला केस बनाना पड़े, दैट इज कॉल्ड बेटा sp3d2।
दैट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसी शेप आ जाती है। मतलब मेरे को इसका ना पहले तो स्क्रीनशॉट लो यार तुम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ले लिया। अब सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद करना। सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या करना है, आज के बाद रट्टा मार लेना कि मेन करता है मैटर इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला v प्लस एम प्लस माइनस सी। अब देखो उससे दो दो काम अपने कंप्लीट हो रहे हैं। मैं VACPR भी लर्न कर जाऊंगा एक्स की वैल्यू से, मैं हाइब्रिडेशन भी लर्न कर जाऊंगा, शेप्स तो रिलेटेबल हैं ही। ठीक है, अब आओ तुम्हें हाइब्रिडेशन निकालनी सिखाता हूं ऐसी शॉर्टकट में। देखो मान लीजिए मैं आपको कुछ केसेस बताता हूं। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम्स, कुछ अंडरलाइन एटम्स की मैं चाह रहा हूं कि आप हाइब्रिडेशन मुझे पता लगा के बताएं। ठीक है जी। तो मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट है मेरे पास PCl3। ठीक है, और इसमें अंडरलाइन फास्फोरस है। फिर मान लीजिए मेरे पास है SF4, अंडरलाइन सल्फर है। फिर मान लीजिए मेरे पास CH4 है, अंडरलाइंड कार्बन है। और फिर लेट से मेरे पास PCl5 है और अंडरलाइन फिर से फास्फोरस है। आ जाओ भाई, एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान देना बच्चों। एक्स इक्वल्स टू हाफ, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, क्लोरीन 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 मोनोवेलेंट, याद नहीं आ रहा, आ जाओ। एक्स इक्वल टू हाफ V प्लस एम प्लस माइनस सी। ध्यान दो, पहले V की वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, M माने मोनोवेलेंट, क्लोरीन -1, मोनोवेलेंट स्पीशी है क्लोरीन। ठीक है, 3 मोनोवेलेंट लोग हैं, आंसर आया 4। अब मैंने ऊपर अभी बताया तुम लोगों को 4 कौन, 4 पे टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडेशन sp3। तो स्टूडेंट क्या करेगा, कि सर PCl3 के केस में क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, 4 का मतलब sp3। इस पर आओ, सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, मोनोवेलेंट लोग 4, आंसर आया 5। 5 पे डायरेक्ट sp3d लर्न कर रहे हैं, सल्फर की हाइब्रिडेशन sp3d। इस पे आओ, कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, मोनोवेलेंट लोग 4, आंसर 4, 4 पे sp3, खत्म। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, मोनोवेलेंट लोग 5, आंसर 5 सॉल्व करके, तो sp3d होता है 5 पे, खत्म। दिस इज हाउ, इस तरीके से आप बिना ज्यादा टाइम गवाए फटाफट किसी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकाल लिया करोगे बच्चा। ठीक है, आ जाओ आगे चलें। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर हम कार्बन की दो, वैसे तो 3 शेप बनानी है हमें, शेप ऑफ इथेन, शेप ऑफ इथीन एंड शेप ऑफ इथाइन। ठीक है, सो मैं इस स्लाइड पे एक बार आपको इथीन और इथाइन बनाना सिखाया था एक बार। तो लेट्स गो फॉर पहले इथेन मॉलिक्यूल, और फिर चलेंगे इथीन मॉलिक्यूल के पास। तो आ जाओ जरा, आ जाओ डिस्कशन करें। पहले इथेन पे चलें। अब इथेन के पहले फॉर्मूला को देखो जरा। इथेन का फॉर्मूला होता है बेटा लोग CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3। तो अगर मैं इस कार्बन को ध्यान से देखूं, अच्छा कार्बन के लिए पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है यार, कार्बन के लिए पहले सब रट्टा मारेंगे कुछ। यार रुको, तुम लोग ना ऐसे लर्न करो, रुको। सब बच्चे ये दिमाग लगाएंगे कि कार्बन के लिए सर ने कहा था कि अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, मतलब ऐसे 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 ऐसे, तो हमेशा याद रखना वो sp3 होता है। अगर कभी कार्बन एक डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो तो वो 3 ही सिग्मा बना पाता है और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो बंदा सिर्फ 2 सिग्मा बनाता है और sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये बात ध्यान रखना। sp3 की शेप दिमाग में रखना, इज लाइक दिस, sp2 इज लाइक दिस, sp इज लाइक दिस। ये शेप दिमाग में रखना, ठीक है। अब जैसे इथेन है, इथेन इज लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड में CH3।
तो यहाँ पे कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। जब वो 4 सिग्मा बनाता है तो sp3 होता है, तो ये वाला कार्बन भी sp3 है और ये वाला कार्बन भी टेक्निकली sp3 ही है। अब अगर ये दोनों लोग sp3 हैं तो इनको आपस में जोड़ो पहले। तो तुम क्या करोगे, टिल्टेड शेप बनाओ पहले इनकी, मतलब इसको उसके साथ जोड़ो। तो क्या करोगे, ये पहले वाले का sp3, ये दूसरे वाले का sp3, ये उनके हाइड्रोजन। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड कहां कहां पे है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड है। और इसमें कार्बन हर जगह पे कैसा हाइब्रिडाइज है भाई लोगों, कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, हर जगह sp3 हाइब्रिडाइज, और ये स्ट्रक्चर है इथेन का। कल को टीचर मुझे कहती है आई हैव टू मेक इथीन। अब इथीन में एक पहले तो गड़बड़ बात याद आपको करनी है जो सब बच्चों को याद होनी चाहिए। वेनेवर यू गोना एनकाउंटर डबल बॉन्ड एनीवेयर, हमेशा कार्बन कभी भी एनकाउंटर करो तो उसमें से एक सिग्मा रहता है एक पाई रहता है, ये ध्यान रखना। कभी तुम ट्रिपल बॉन्ड एनकाउंटर करो तो उसमें से भी एक सिग्मा रहता है, बाकी दोनों लोग पाई होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा रहता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब जैसे मेरे को इथीन का मॉलिक्यूल बनाना है, अब इथीन में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इथीन ऐसा है बेटा, फॉर्मूला ये है। अब अगर आप इसको ओपन करोगे, मैं एक बार रफ में ओपन कर दूं फिर रब कर दूंगा इसको। अब आप अगर देखो तो ये दोनों ही कार्बन सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, और मैंने आपको कहा 3 सिग्मा पे sp2 होता है, तो मतलब ये भी बंदा sp2 है, ये भी बंदा sp2 है। तो पहले आप इनको आपस में जोड़ोगे, तो आप इसको हटाओ जरा। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अपने मन को समझाओ कि ये भी बंदा sp2 ये भी sp2, तो ये भी ऐसा वाला है ये भी ऐसा वाला है, तो आपस में जोड़ो इन्हें। ये sp2 शेप होगी दोनों की। ठीक है, ये शेप बनाने के बाद भैया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे। अब यहां तक तो गाड़ी ठीक है। अब परेशानी वाली बात यह है कि इनके बीच का जो सिग्मा था वो ये रहा, हाइड्रोजन वाला सिग्मा ये रहा ये रहा। दिक्कत है भैया कि पाई बॉन्ड कहां गया, पाई बॉन्ड अब हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, पाई बॉन्ड बनाने के लिए स्टूडेंट पहले एक पी ऑर्बिटल बनाएगा जो खाली पड़ा होगा, क्योंकि वो वही पी ऑर्बिटल पाई ओवरलैप करेगा। तो ये है पी ऑर्बिटल जिसने अभी बॉन्ड बनाने जाना है। और ये पी ऑर्बिटल क्या करेगा बेटा, ये पी ऑर्बिटल सबसे पहले तो ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ। जैसे यहां से ओवरलैप दिखाओगे आप लोग, ये ओवरलैपिंग, इसको पी बॉन्ड कहते हैं, इसको पाई बॉन्ड कहते हैं प्रैक्टिकली। तो ये जो पाई बॉन्ड आप लोग देख रहे हो, ये जो पाई बॉन्ड आप लोग देख रहे हो, ये पाई है ये सिग्मा है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 सिग्मा, और ये छठा मतलब एक पाई, तो इसमें 5 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है बच्चों इस पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरीके से हमें एक और स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसको हम इथाइन नाम से बेटा जानते हैं। इथाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, आओ देखें जरा। अब मैं अगर इथाइन बनाने जाऊं, इथाइन स्ट्रक्चर देखो, इथाइन कैसे क्या करता है बेटा। सबसे पहले तो इथाइन को जानो कि CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH होता है। और अभी मैं पीछे आपको बता के हटाऊं कि इथाइन के स्ट्रक्चर में याद रखना, जब इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, जब एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है तो ट्रिपल पहले का एक सेकंड यार, मेरे को इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप सब। हाँ, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद सुनो, जहां ट्रिपल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा 2 पाई होंगे। तो मैं अगर इस पे जाऊं पहले 1 मिनट के लिए, तो इथाइन में जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है भैया, इसने अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए ओपन कर दूं, ये ऐसे है, तो इसमें एक सिग्मा है और 2 लोग पाई हैं और ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हाइब्रिडाइज होता है बच्चा लोग। तो यानी कि हमें पता लगता है कि ये भी sp है और ये भी sp है। तो अगर यार ये लोग sp हैं तो आप लोग क्या करो, ऐसी शेप बना दो। देखो, पहला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड, दूसरा कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन। ठीक है, ये पहला वाले का हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरे वाले का हाइड्रोजन हो गया।
अब क्या करोगे, अब तुम लोग दो पी ऑर्बिटल मतलब दो पाई बॉन्ड बनाने अपने को, तो वो दो पाई ऑर्बिटल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनके बीच में पहला पी ऑर्बिटल, मतलब आप इसको भी पहले कर ही लो क्योंकि एक चीज क्लियर होगी फिर। देखिए बेटा, ये और ये पहला पाई बॉन्ड है, इनका पहला पाई ओवरलैप है। दूसरा पाई ओवरलैप कैसे डेवलप होगा, दूसरा पाई ओवरलैप डेवलप होगा जब हम लोग इन्हीं के बीच में, दूसरा पाई ऑर्बिटल डेवलप होगा जब हम लोग, ये देखिए ये वाला, इनके बीच में जब हम लोग देखते हैं कि ओवरलैप डेवलप हो रहा है, ये दूसरा पाई ओवरलैप है बेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर इस समय आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये इथाइन का स्ट्रक्चर है बच्चों। इथाइन के स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, दिस इज इथाइन कॉल्ड C2H2। ठीक है, मैं फिर याद करा दूं, कार्बन 4 सिग्मा, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए 4 सिग्मा तो sp3 होता है। कार्बन एक डबल बनाए 2 नॉर्मल तो सॉरी 3 सिग्मा बनाए तो sp2। कार्बन कभी ट्रिपल बॉन्ड एक नॉर्मल बॉन्ड बनाए, ठीक है, तो इसमें केस में क्या कहना है आपने, 2 सिग्मा, और उसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। एक तो ये ध्यान रखना। वैसे आपको जनरली एक चीज बता देता हूं, कल को टीचर आपको कोई भी कंपाउंड दे और उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछे, कल को मैं आपको ये कार्बन देता हूं CH3CH और मैं पूछूं दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या करना है, इसको ओपन कर लेना पूरा, क्या करना, ओपन कर लेना। और अब ध्यान दो जरा, जब भी कोई कार्बन, जब भी डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो, वो होता है जी sp2। ये चारों सिंगल है sp3। कल को मैं यही क्वेश्चन आपको साइनाइड में दे दूं, लेट्स से CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, अब इसमें दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन पूछूं तो क्या करोगे, सुनो, ये ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व sp होगा, ये चारों सिंगल sp3 होगा। इस तरह से आपने हर कार्बन की हाइब्रिडेशन को जान लेना है बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, गो हेड, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो स्क्रीनशॉट के बाद भी आओ, स्टार्ट करें। अब बेटा हमारा इसके बाद जो मेन कंसर्न रह जाता है ना, इसके अंदर जो बेसिकली एक पॉइंट जो रह जाता है वो है एमओटी। ठीक है, अब एमओटी में बहुत बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं डरा बैठा होता है कि भैया एमओटी को डील कैसे करना है। तो मैं जो बातें बता रहा हूं ना, बस वही वही लर्न कर लेना। ठीक है, इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या कहती है, देखो जब भी एमओटी के बारे में बात करनी होती है ना, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सबसे पहले राउंड ऑफ करना होता है। जैसे एक पॉइंट तो ऐसा है जो आपने दिमाग में रखना ही रखना है, वैसे इसका कोई खास रोल क्वेश्चंस में होता नहीं है, बट स्टिल ध्यान रखना। एक कॉन्सेप्ट होता है एलसीएओ। एलसीएओ कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर तुम ये जानो कि जैसे अगर तुमने एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक और एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ दिया तो तुम्हारे पास दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो जाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ोगे, जितने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करोगे, उतने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे। जैसे जैसे दो तरीके याद रखना। एक, ये चैप्टर कहता है कि अगर तुम अगर तुम 1s के अंदर 1s को जोड़ते हो तो सिग्मा 1s बन सकता है, और 1s 1s जुड़कर सिग्मा स्टार 1s भी बना सकते हैं। हमें ये जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा डिटेल में ले लूं, ध्यान देना। देखो पहले तो ये जो प्लस वाला वर्ड तुम्हें नजर आ रहा है, ये जो तुम्हें प्लस नजर आ रहा है, ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को लेकर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका क्या मीनिंग है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को तुम वेव मानोगे, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक वेव है, दूसरे एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर वेव है, जब ये दोनों जुड़ेंगी, अगर ये दोनों वेव कंस्ट्रक्टिवली जुड़ती हैं तो सिग्मा 1s बनेगा, और सिग्मा 1s को आज के बाद कहना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो माइनस साइन है इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है बेटा कि हम लोग जो दो वेव्स आ रही थी ना इलेक्ट्रॉन्स की जुड़ने बॉन्ड बनाने के लिए,
उन्होंने कंस्ट्रक्टिवली जुड़ा नहीं। कंस्ट्रक्टिव जुड़ने का मतलब होता है जुड़ के नई चीज एक और बड़ी चीज बना के दी उन्होंने, लेकिन डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है उन्होंने मैग्नीट्यूड कम कर दिया, डिस्ट्रक्टिवली जुड़ी। नहीं भी समझ में आया तो टेंशन लेनी। सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, सिग्मा 1s कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या याद रखना मेजरली, जैसे 1s अगर 1s से जुड़ सकता है तो 1s दो चीजें बना सकते हैं, या तो सिग्मा 1s बनाएगा या सिग्मा स्टार 1s बनाएगा। 2s से जुड़ा सिग्मा 2s बना सकता है, सिग्मा स्टार 2s बना सकता है। 2p से जुड़ेगा फिर कई नई चीजें। अब 2p के अंदर एक 2p में 3 कमरे होते हैं, दूसरे 2p में फिर 3 कमरे होते हैं। अगर ये 3 कमरे एक दूसरे के साथ जुड़ गए 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं, फिर 6 नए। एलसीए कहता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रेडी हो जाएंगे। फाइन, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं बड़ी मजेदार। देखो भैया, आपने अपने मन को समझाना है कि मेरे को एमओटी में पढ़ना क्या है। एमओटी में तुमने लर्न करनी है 4 चीजें। पहली चीज मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। दूसरा काम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखना है। तीसरा काम एनर्जी डायग्राम बनाने सीखने हैं। ठीक है जी। और चौथा काम हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना सीखना है। तो मैं ये एक एक करके तुम्हें सारे पॉइंट्स समझाना शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ आ जाओ जरा। मैं सबसे पहले आज आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं H2 मॉलिक्यूल को। इससे शुरू करोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। H2 मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, एक चीज पहले मैंने लिख के रखी हुई है, पहले उसको देख लेते हैं। ये देख लो भैया, O2 F2 Ne2, इसके लिए ऑर्डर लर्न करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब चक्कर क्या है कि इसका ना ये ऑर्डर लर्न करने हैं कि कल को टीचर O2 मॉलिक्यूल देती है, F2 या Ne2 देती है, तो ये ऑर्डर लर्न करना है। और B2 C2 Na2 देती है तो ये मॉलिक्यूल लर्न करना है। मैं यूज इनका मैं सिखा दूंगा। ठीक है, इस पे बात करते हैं। आओ जरा देखो बच्चा, अब H2 मॉलिक्यूल है, इसके बारे में हम अभी क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। H2 मॉलिक्यूल के लिए हम ये चारों पॉइंट बना के देखेंगे, और जब तुम्हें ये 4 पॉइंट लिखने आ गए ना, यू आर डन विद दिस टॉपिक। तो आओ जरा ध्यान देना बच्चा लोग। H2 में कैसे करोगे, सबसे पहले जाओ और H2 गैस की कॉन्फ़िगरेशन लिख कर आओ। H2 गैस में टोटल इलेक्ट्रॉन है भैया 2 इलेक्ट्रॉन टोटल अवेलेबल है, अगर आप H2 मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो। अब उन 2 को तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बांटो जरा। कैसे बांटोगे 2 को, सबसे पहले स्टूडेंट क्या करे, सिग्मा 1s सबसे पहला ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बांट दिए, बस होती 2 है, इसमें खत्म, आगे नहीं जाना। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन डन। अब आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पहले तो रटा हुआ होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2 बचा। ठीक है, आ जाओ जरा मेरे साथ। अब मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने जा रहा हूं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनना एक बात। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनके ऊपर तुम्हें ऊपर स्टार नहीं मिलता, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिन पे स्टार मिलता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, बस इतना याद रखना दिमाग में। ठीक है, अब क्या करो, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये एंटी तो है नहीं, इसमें सिर्फ बॉन्डिंग के 2 हैं, तो बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में इस बार कोई नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या होता है सर, अबे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब अंदर सिंगल बॉन्ड है यार, सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये हो गया जी बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा काम एनर्जी डायग्राम। आओ जरा एनर्जी डायग्राम सिखाऊं। एनर्जी डायग्राम बहुत आसान है इसका, सुनो क्या करना है, पहले दिमाग को समझाओ। एक हाइड्रोजन एटम 1s1 होता है, दूसरा हाइड्रोजन एटम फिर 1s1 होता है, इनको जोड़ना है आपस में हमें। कैसे करोगे, मान लो भी पहला हाइड्रोजन एटम, मान लो दूसरा हाइड्रोजन एटम, अब इसका 1s, इसका फिर 1s, जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो पहले तैयार करेंगे सिग्मा 1s, फिर तैयार करेंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, स्टूडेंट ने यहां पे एरो बनाना है। एरो डिनोट करता है जी एनर्जी को, एरो डिनोट किसको करता है, एनर्जी को। अब बच्चे ने क्या लर्न करना है, सुनो ध्यान से बच्चा लोग। पहले इस पे जाओ, हाइड्रोजन के इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, याद रखना है 2 एटम हाइड्रोजन के। जब ये दोनों एटम जुड़ गए तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गए, कहां गए, सिग्मा 1s में। तो तुम लोग यहां से जोड़ के इलेक्ट्रॉन को सिग्मा 1s में डाल दो। ठीक है,
अब क्या करना है, लास्ट टॉपिक क्या रह गया जी, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए एक बात रट लो, सर ने कहा था कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन हमें अनपेयर्ड मिला तो कंपाउंड होगा जी पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, दे आर गुड मैग्नेट्स। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड मिले, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड मिले, तो उन्हें कहते हैं जी हम लोग क्या, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक कौन लोग होते हैं, बैड मैग्नेट्स, बेकार मैग्नेट्स, जो अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं होते। ये चार काम कर रहे हैं यार हर मॉलिक्यूल में। अब कल को मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, इसी में तुम्हें एक मजेदार चीज बताता हूं। पेपर में कई बार क्वेश्चन क्या आता है हाइड्रोजन पे, पेपर में कई बार हाइड्रोजन पे क्वेश्चन आता है कि जी अरेंज करो तीन लोगों को, देखना अरेंज करो स्टेबिलिटी पर किनको, H2 माइनस, H2 प्लस और H2। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं, थर्मल स्टेबिलिटी है बेसिकली ये, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी होती है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, ये दिमाग में रखना। अब स्टूडेंट कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जाएगा और हाइड्रोजन गैस को पकड़ेगा। सर ने कहा था हाइड्रोजन गैस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 1s2 हो गया, हाइड्रोजन डन, हाइड्रोजन डन। फिर निकालो H2 पॉजिटिव, फिर निकालो H2 माइनस। कैसे निकालोगे ध्यान देना भैया, H2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया सर। तो जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, चला गया, तो एक ही रह गया, उस एक ही को कर दो सिग्मा 1s1। भैया H2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया किसी से, जब इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो तीन हो गए टोटल, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। अब निकालने चलते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, आ जाओ। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू। बच्चों ये रे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, एंटी बॉन्डिंग में जीरो, 2/2 आंसर 1। फिर चले बॉन्ड ऑर्डर निकालने, बॉन्डिंग में एक, एंटी बॉन्डिंग 0/2, आंसर आया 0.5। फिर चले बॉन्ड ऑर्डर में, एंटी बॉन्डिंग में दो, सॉरी बॉन्डिंग में दो, एंटी बॉन्डिंग में एक, अपॉन 2, आंसर आया 1/2, फिर 0.5। अब मैं ऑर्डर में कैसे लगाऊं, सबसे पहले लगाऊंगा मैं बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से। H2 माइनस का इक्वल बॉन्ड ऑर्डर है H2 प्लस से, पहले तो ये समझो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम है, और इनसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है किसका, H2 का। तो सबसे पहले ये जो मैंने ऑर्डर फिलहाल लगा के दिया आप लोगों को, ये है बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यही ऑर्डर फिर स्टेबिलिटी का भी है, सॉरी यही ऑर्डर फिर स्टेबिलिटी का भी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। सो आफ्टर दिस बेटा हम लोगों को चलना है अब ऑक्सीजन की तरफ। देखो हाइड्रोजन का ये काम कर लेने के बाद ऑक्सीजन पे चलते हैं और लेट्स गो फॉर इट। ऑक्सीजन गैस, अब ऑक्सीजन में शुरुआत होती है बेटा O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। तो आप फिल करना शुरू करो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बेटा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p(z)2, फिर होता है बच्चों पाई 2p(x) इक्वल पाई 2p(y), और बच्चा पाई स्टार 2p(x) इक्वल पाई स्टार 2p(y), ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने सबसे पहले जाना है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट कर देना है। देखो 2 4 6 8 10 10 हो गए, 12 14, फिर एक एक भरना है 15 16। इक्वल का यहाँ पे मतलब यही होता है बच्चा कि हमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा ये वाला काम हो गया, फिर चलते हैं बेटा एक बार बॉन्ड ऑर्डर निकालने। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बच्चा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8 10। फिर से रिमाइंड करा दूं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से थे, जिनके ऊपर स्टार नहीं होता, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग 6 4/2 दैट गिव मी 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब होता है O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमें पता भी है वैसे, तो ध्यान रखना बॉन्ड ऑर्डर आ गया ऑक्सीजन का 2।
ठीक है, अब चलते हैं बच्चों बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालने के बाद हमारा अगला टास्क होता है, बेसिकली मैं चाहता हूं कि तुम्हें एनर्जी डायग्राम याद आ जाए बच्चों। अब एनर्जी डायग्राम के लिए आओ चलें जरा एक कहानी सिंपल सी सुनानी है, आओ जरा। बेटा एनर्जी डायग्राम के लिए सबसे पहले स्टूडेंट दो ऑक्सीजन पकड़ेगा, दो ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, उधर 1s2 2s2 2p4। अब इन्हें हम ज्वाइन करना शुरू करेंगे, पहले इसका 1s इसके 1s से कंबाइन होगा, तो स्टूडेंट क्या करेगा, मान लीजिए पहले पहले वाले ऑक्सीजन का एक 1s, दूसरे वाले ऑक्सीजन का एक 1s। जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तो पहले बनाएंगे सिग्मा 1s, फिर बनाएंगे बच्चा लोग सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब पहले वाले ऑक्सीजन के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, दूसरे वाले के भी कितने हैं बच्चों, 2 हैं। फिर ये 2 और 2 4, 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए। इसके 2s में फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं बच्चों, इस 2s के भी 2 हैं। ये लोग मिलेंगे तो पहले यहाँ पे सिग्मा 2s होगा, फिर यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s होगा, 2 यहाँ 2 यहाँ। अब चलते हैं 2p पर, 2p की बारी, पहले वाले का 2p, फिर बच्चों दूसरे वाले का 2p। पहले वाले के 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, दूसरे वाले के 2p में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। जब ये लोग मिलते हैं बच्चों सबसे पहले डेवलप होता है सिग्मा 2p z, उसके बाद डेवलप होता है पाई 2p x, फिर डेवलप होता है पाई 2p y, ऊपर जाके पहले डेवलप होता है बेटा पाई स्टार 2p x इक्वल में पाई स्टार 2p y। ठीक है जी, अब आओ जरा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने पकड़ के। अब तुम एक काम करोगे, हमेशा पेपर में एक एरो बना के आना है जरूर, ये वाला एक एरो जरूर बनाना है, और इस एरो का मीनिंग यहाँ पे एनर्जी लिख कर आनी है बच्चों। यहाँ पे लिखोगे कि ये एरो बताता है कि एनर्जी लोअर से अपर की तरफ बढ़ रही है, ये एनर्जी डायग्राम है बच्चों। अब आते हैं एनर्जी डायग्राम का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लास्ट, सॉरी, देखो यहाँ पे अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हो तो याद रखना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड हो तो डायामैग्नेटिक, बस इतनी सी बात ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, लेट्स गो, आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, देखो एमओटी का पोर्शन पढ़ लेने के बाद, एमओटी में एनर्जी डायग्राम ये सब एक बार कवर करने के बाद हमें पढ़ना होता है बच्चों, टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले यार एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं कवर कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं फिजान्स रूल। ठीक है, आओ जरा, फिजान्स रूल, ठीक है ध्यान देना। क्वेश्चन उठता है कि फिजान रूल है क्यों, क्यों पढ़ा जाता है, क्या लॉजिक है, तो देखना। फिजान रूल एक्चुअली बेटा हमें बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। अगर आपके पास एक आयोनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा है, कैसा होगा, ये फिजान रूल का मेन काम है। और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज जिससे हम शुरुआत करते हैं वो होती है बेटा, जिसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी क्या कहती है, ध्यान दो। देखो बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि एक A प्लस और एक B माइनस, मान लीजिए एक आयोनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में एक चीज हम लोग मान के चलते हैं, मान के क्या, एक्चुअली बेटा हम मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं बी के, वो इसके आसपास सिमेट्रिकली एडजस्टेड हैं, और उस इलेक्ट्रॉन की वाली जगह को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। और फिलहाल जो आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना कैटायन का, ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा अपनी तरफ डेविएट करता है। इस चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इसकी तरफ होता है बच्चों, और जब इसकी तरफ जाता है ना तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उस समय पे हम लोग इसको पता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्टॉर्ट हुआ है, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बच्चों डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब, मेरी एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारे पास
ए प्लस ने इलेक्ट्रॉन दिया, बी माइनस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, सेटल्ड होने चाहिए थे अपने दोनों की जगह पर, बट हुआ क्या, ये वाले जो बी के इलेक्ट्रॉन थे ना, ये हल्का हल्का सेंटर की तरफ घूम रहे हैं, सेंटर की तरफ आ रहे हैं। सेंटर की तरफ आना कोवेलेंट कैरेक्टर को दर्शाता है बच्चे, कोवेलेंट कैरेक्टर को सिग्निफाई करता है। तो बच्चों ने बेसिकली एक पॉइंट लर्न करना है बेटा, कि जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, बच्चा कहता है जी मेरे को कैसे पता चलेगा किसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो बच्चा उसी के लिए तो हमें फिजान रूल पढ़ने हैं। देखो फिजान के 3 रूल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ध्यान देना बच्चों। 3 रूल फिजान के, ध्यान दो। पहला रूल, फिजान का पहला रूल कहता है कैटायन जिसका स्मॉलर होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, पोलराइजेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये पहला रूल है फिजान का। इसके अकॉर्डिंगली दूसरा कहता है जिसका एनायन बिगर होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट है वो कहता है जिसपे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। मैं एग्जांपल लेता हूं तीनों के, ताकि तुम्हारे दिमाग में एग्जांपल से जाए। आओ मान लीजिए अपने पास एग्जांपल है HCl और उधर से है NaCl। आप मेरे कहने पे एक काम करोगे, आप बीच का पोलराइजेबिलिटी वर्ड छोड़ दो, आप डायरेक्ट लर्न करो जिसका A प्लस ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिसका A प्लस, जिसका कैटायन छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिसका एनायन बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिसका चार्ज बड़ा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कैसे, सुनो। H प्लस छोटा है नेचर में, Na प्लस बिगर है, तो H प्लस जो छोटा है ना उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। कल को मैं NaCl और NaBr को कंपेयर करता हूं बच्चों, Cl और Br को देखो, ब्रोमीन का साइज बिगर है, जिसका एनायन बिगर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। फिर चार्ज पे आ गया ये। अब अगर मान लीजिए बच्चा मैं NgCl लेता हूँ और उधर से NaBr लेता हूँ, इस पे +2 -2, इस पे बेटा +1 -1, तो जहां ज्यादा चार्ज है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। ये हमारा फिजान का रूल है। मेरे कहने पे एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चा अब हमें क्या करना है इसका, ये कर लेने के बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं बच्चा लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान देना, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान देना बच्चों। पहला कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, ध्यान देना बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रैक्टिकली क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास हाइड्रोजन, ये मान लीजिए HF का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, HF का एक मॉलिक्यूल है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लोरीन डेफिनेटली नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब देखो आपस में तो इन्होंने खींचातानी करनी ही करनी है ना, डाइपोल मूवमेंट होनी ही होनी है। लेकिन बेटा आप नोटिस करो ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव के चक्कर में इन दो मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स एग्जिस्ट करने लगती है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्निकली दो तरह की होने लग जाती है बच्चों, जब डिटेलिंग करें इसकी हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की हो जाती है। द फर्स्ट वन वाज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है बच्चा लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो ये कहता है इट इज बिटवीन टू एटम्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के एटम्स हैं ये। लेकिन ये क्या होता है बच्चों, टू एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। अब इस बात को ढंग से एग्जांपल के साथ समझते हैं। इधर आओ, एग्जांपल पढ़ेंगे तो बढ़िया मजा आएगा। देखो अच्छा, सपोज करो आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, वही जो मैंने ऊपर समझाया था, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ जरा। अगर मैं आपको कहूं इसकी डाइपोल मोमेंट है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट है सर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक फोर्स डेवलप होगी। अब ध्यान दो बच्चा, ये दोनों लोग अलग अलग मॉलिक्यूल के हैं। जब ये दोनों अलग मॉलिक्यूल के हैं ना बच्चा, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है,
तो इनके बीच में जो दो मॉलिक्यूल, देखो बिटवीन टू एटम्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के एटम्स में एग्जिस्ट कर रही है, ये इंटर मॉलिक्यूलर है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, मैंने एग्जांपल लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसको कहते हैं जी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में दो मॉलिक्यूल जो हैं, ये जो दो चीजें हैं ना, इनमें आपस में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि ये जो क्रिएट हुआ है, इन दोनों के बीच में जो क्रिएट हुआ है, ये दो एटम सेम मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं भाई, सेम मॉलिक्यूल को बिलोंग कर रहे हैं दोनों। तो मैंने क्या लिखा था ऊपर, टू एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। बच्चा अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो इंटर पे डिपेंड करती है, इंट्रा पे नहीं करती। कैसे, सुनो, मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में अगर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगी तो मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके लोग बॉयल होंगे। तो जितनी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब इसको सोचो, ये आपस में फोर्सेस स्ट्रांग करी जा रहा है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ थोड़ी कर रहा है। इसकी वजह से कोई फोर्सेस में चेंज नहीं आएगा, कोई स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं एक पॉइंट लेता हूं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं बच्चों पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। दूसरी तरफ कई बार टीचर्स पेपर में देते हैं, इसको कहते हैं बच्चा लोग हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब कई बार टीचर्स कहते हैं बेटा एक्सप्लेन करो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एंड क्यों। फिर से दोहरा रहा हूं, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और क्यों होता है, ये बोल रहे हैं टीचर्स। तो कैसे क्वेश्चन करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। एक तो तुम लोग ये नोटिस करो कि ये जो मॉलिक्यूल है, मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था, इस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती है बच्चा कौन सी फोर्स, इंट्रामोलिक्यूलर, और इसमें एग्जिस्ट करती है पैरा, है ना, तो ये इंटरमोलिक्यूलर का कॉन्सेप्ट है। तो सीधी बात याद रखो, इंट्रा के चक्कर में फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपैक्ट नहीं करती, इंटर के चक्कर में करती है। तो जिसमें इंटर होगी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तगड़ी होगी, इंट्रा में होगी तगड़ी हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपैक्ट नहीं करती। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। टीचर वाई पूछे तो कहना इसमें इंट्रा है और इसमें इंटर मॉलिक्यूलर है। बस भैया इतना काम बता दोगे तो तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट अपने एनसीईआरटी के हिसाब से, इतना ही है बच्चों जो काम आ रहा है। ठीक है, आओ आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अब नजर मार लेते हैं एक बार, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है बेटा। जैसे एक पॉइंट है लैटिस एंथैल्पी करके वर्ड आता है कई जगह इस चैप्टर में, तो एक बार देख लेते हैं। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है बच्चा, लैटिस, लैटिस होता है 3D अरेंजमेंट। जैसे आप किसी मॉलिक्यूल को ढंग से 3D अरेंजमेंट में देखो वो कैसा दिखता है, उसको लैटिस कहते हैं। उसको ब्रेक करना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। एक स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने में जितनी एनर्जी तुम लोगों को चाहिए उसको लैटिस एंथैल्पी कहा जाता है बच्चा, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करती है, सुनना, लैटिस एंथैल्पी पर्टिकुलरली डिपेंड करती है बच्चा किस पे, ध्यान दो, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना ही लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास MgO है, ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास लेट्स से NaCl है। अब टीचर इनमें कंपेयर करे बेटा कि किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी एंड क्यों। देखें तो इसका +2 - 2, इसका +1 - 1। तो जिस पे चार्ज ज्यादा, देखो बेटा जिस पे चार्ज ज्यादा वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी ना, तो तोड़ना मुश्किल होगा, तो इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा मानी जाती है। ध्यान रखोगे, पक्की बात, दैट्स इट। तो ये हमारा चैप्टर था, इसको फटाफट कवर कर दो और चले जाओ अपने असाइनमेंट पे सॉल्व करने। मेरी बात ध्यान रखना, इसको साथ साथ समझते हुए असाइनमेंट ट्राई करो कि साथ साथ कर सको, क्योंकि अगर असाइनमेंट साथ साथ करोगे ना तो वर्दी है इसको देखना और समझना, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर इट, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर दिस चैप्टर।
इसका स्क्रीनशॉट बच्चों रख लेना। बाय।